Hello friends, my name is Nikhil Saini and you are watching Endeavor Academy. In this video, we are going to continue our physics second chapter, that is units and measurement. So let's get started. In this video, we are going to start module 2 of our units and measurement. We will be covering accuracy, precision of instruments, error in measurements, significant figures, dimensions of physical quantities, dimension formula, dimension equation, and dimension analysis. So let's get started. Precision and accuracy of instrument. अब एक्चुअली प्रिसीजन और जो एक्यूरेसी होती है हमारे, ये काफ़ी क्लोज होती है, काफ़ी सिमिलर होती है एक दूसरे के, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, काफ़ी स्लाइट डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या होता है ये देखते हैं। एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू। जो एक्यूरेसी होती है, जो हमारी जो ट्रू वैल्यू होती है, जो भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हमारी एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी, अगर हमारा जो ट्रू वैल्यू उसके अगर मेजर करते हैं हम उसको किसी चीज़ से, तो मतलब हमारे ट्रू वैल्यू के कितना पास आती है वो वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू हमारी, तो जितना क्लोज होगी तो उतनी चीज हमारी क्या होगी, एक्यूरेट होगी। और प्रिसीजन क्या होता है, इज द रिजोल्यूशनरी क्लोजनेस ऑफ ए सीरीज ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी अंडर सिमिलर कंडीशन। अब प्रिसीजन मेनली क्या होता है, जो हमने वैल्यू जो निकाली है वो मतलब किस कितनी मतलब एक्यूरेट है, मतलब उसका रिजोल्यूशन किस रिजोल्यूशन तक वो एक्यूरेट है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये मार्कर है हमारा, इसकी ट्रू वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली है 14.224 mm, सॉरी 142.24 mm। इसके अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ट्रू वैल्यू है। अब हमारे पास डिफरेंट स्केल है, डिफरेंट मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। मान लीजिए हमारे पास 4 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, जिससे अब हमें क्या करना है, इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से हमने अगर इसकी लेंथ मेजर की तो हमारे पास आई अप्रोक्सीमेटली 150 mm। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारा, उससे अगर हम इसकी लेंथ मेजर करते हैं तो हमारे पास आई 160 mm। और जो हमारा थर्ड इंस्ट्रूमेंट है, उससे अगर इसकी लेंथ हम मेजर करते हैं तो उसके पास हमारे पास वैल्यू आई अप्रोक्सीमेटली 165.234 mm। और जो हमारा फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है, उससे अगर हमने इसकी वैल्यू मेजर की तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आई 145 mm। तब इसमें से एक्यूरेसी और प्रिसीजन, एक्यूरेट और प्रिसाइज हमारे पास वैल्यू कौन सी होगी, तो उसके अंदर हमारा जो ये थर्ड वैल्यू जो हमारे थर्ड स्केल से जिससे हमने इसको मेजर किया था, हमारे मार्कर की लेंथ, तब ये एक्चुअली है क्या, हमारे हमने मेजर किया 162.234 mm। हमारी जो ट्रू वैल्यू थी 142.24 mm, इससे ये वैल्यू काफ़ी दूर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। पर क्या है, ये एकदम प्रिसाइज है हमारे पास, मतलब 162 में भी कितना, और उसके आगे भी 234 अप टू 3 यूनिट्स, 3 डिजिट्स हमारे पास, ये एकदम रिजोल्यू मतलब एक्यूरेट, एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते इसको, मतलब प्रिसाइज हमारे पास मेजरमेंट है ये। यही डिफरेंस होता है प्रिसाइज और जो होता है हमारे पास एक्यूरेसी, इसमें काफ़ी टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 162.234 जो वैल्यू है अपने आप के अंदर ये काफ़ी प्रिसाइज वैल्यू है, पर ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी 142.24। अब एक्यूरेट वैल्यू जो हमारी कौन सी होगी, इसके लिए एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा होगी, हमारे 145 mm है जो, ये भी काफ़ी दूर है, पर ये क्या है, सबसे ज़्यादा क्लोज है इससे। मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू है उसका कितना क्लोज है हमारी मेजर्ड वैल्यू, तो 145 mm जो है हमारी, वो सबसे ज़्यादा क्लोज है इसके। तो हम क्या होगा इसके अंदर, इस केस में हमारा जो फोर्थ वैल्यू है वो है हमारी एक्यूरेट वैल्यू, बाकी हमारे 161 के काफ़ी दूर है इनसे। पर अगर प्रिसीजन की बात की जाए, इसमें से प्रिसाइज हमारे पास कौन सी मेजरमेंट है, तो प्रिसाइज होगी हमारी थर्ड नंबर और एक्यूरेट है हमारी फोर्थ नंबर। तो काफ़ी स्लाइड सा डिफरेंस होता है इन सब के अंदर, काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो इसको हम इस एग्जाम्पल के हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स। अब जो एरर होते हैं हमारे, जो भी हमने मेजर की वैल्यू, तो उसमें क्या होगा, हमारे ट्रू वैल्यू से काफ़ी कुछ ना कुछ हमें मतलब मेजरमेंट में, हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर क्योंकि हम सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, हमें एरर्स मिलते हैं मेजर वैल्यू के अंदर। हमारे कोई भी मेजरमेंट लेते हैं उसमें हम, तो एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं। तो एरर्स होता है, उसको ब्रॉडली हम दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर्स। अब जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं, उनको फर्दर हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, एंड पर्सनल एरर्स। अब ये इंडिविजुअली क्या होते हैं, एक एक चीज आइए समझते हैं। फर्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। जैसे कि हमारे नाम से पता लग रहा है, ये जो एरर होता है ये हमारा जो मेजरिंग डिवाइस होता है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, ये उसकी वजह से एरर होता है। अब इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या एरर होगा, इसका एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास लाइक ये वेट मशीन है, एक हमारे पास वेट स्केल है। आपने ग्रोसरी स्टोर में या मतलब
जनरल काफ़ी जगह पे देखा होगा। अब इस मशीन में क्या होता है जनरली, अगर ये जो 74.69 आ रही है, जब मशीन को हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, कई बार भूल जाते हैं इसको, मतलब जीरो जीरो वैल्यू पे कैलिब्रेट करना, कई बार हम काफ़ी टाइम भूल जाते हैं, हम डायरेक्ट मेजर करना लग जाते हैं। तो क्या होता है, हमारे इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, अगर मान लीजिए इनिशियल वैल्यू ही अगर ये बिना कोई वेट के भी अगर 2.0.05 बता रहा है, और थोड़ा इसको, ये तो काफ़ी कम हो जाएगा, तो इसको हम देखते हैं 0.5 बता रहा है, मान लीजिए स्टार्टिंग के अंदर ही, इसको अगर हम ढंग से कैलिब्रेट नहीं किया तो क्या होगा, 0.5 बताएगा। अब मान लीजिए 1 kg है हमारा, 1 kg का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम मेजर कर रहे हैं तो ये मशीन क्या बताएगी हमें, ये बताएगी 1.5 kg इसकी वैल्यू। अब पर अब हो क्या रहा है, हमारी ओरिजिनल वैल्यू तो 1 थी, पर हमें क्या बता रहा है मशीन 1.5 kg। तो ये क्या हुआ, हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने ढंग से कैलिब्रेशन नहीं किया इसको, जीरो कैलिब्रेट नहीं किया हमने, तो ये क्या हो गया, इसमें एरर आने लग गया। अब ये तो था हमारी डिजिटल स्केल। अगर मान लीजिए हमारे पास जो नॉर्मल स्प्रिंग स्केल होती है, जिसपे हम हमारा वेट मेजर करते हैं घर में, बाथरूम स्केल जिसको बोलते हैं, हमारा वेट कितना है, तो ओल्ड स्टाइल की जो हमारा वेट मशीन थी उनमें क्या होता है, स्प्रिंग यूज होती थी। तो उन्हीं स्प्रिंग्स के अंदर जैसे कि टाइम के साथ में क्या होती थी, वो स्प्रिंग्स धीरे धीरे अपनी जो होती है इलास्टिसिटी लूज कर देती थी। तो उससे क्या होता था कि हम जो वेट लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो वो ढंग से मेजर नहीं कर पाते थे, कभी कम बताएगी कभी ज्यादा बताएगी। तो वो एरर क्या था, वो था हमारा वर्न एरर था, मतलब धीरे धीरे जैसे मशीन को हमने जितना ज्यादा यूज करेंगे किसी चीज को हम, तो धीरे धीरे उसके अंदर प्रॉब्लम्स आने लग जाती है एज के अकॉर्डिंग। तो वो भी हमारा किस में आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में आता है। और कई बार क्या होता है कि किसी चीज की हमारी डिजाइन ही परफेक्ट नहीं होती, तो उससे हमें फिर मेजर कर भी नहीं सकते, वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से, डिजाइन की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से हमारे पास एरर आता है। कैलिब्रेशन एरर हमारा इस मशीन में आया था, जैसे 0.00 हमने इसको कैलिब्रेट नहीं किया स्टार्टिंग में, तो उस वजह से हमारे पास कुछ एरर्स आते हैं। वॉर्न ऑफ हमारी जो बाथरूम स्केल है, जो टाइम के साथ में अगर उसकी स्प्रिंग्स वगैरह घस जाती है, मतलब उनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, तो वो एरर होता है हमारा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास एरर होते हैं। तो जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ये उनकी वजह से होते हैं। इसमें अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे तो ये एरर्स हमारे दूर हो जाते हैं। तो ये था हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। जो हमारा नेक्स्ट सिस्टमेटिक एरर है वो है हमारा इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। अब जो हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है, अगर उसके अंदर ही इम्परफेक्शन है तो एरर हमें ऑब्वियसली मिलेगा ही। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे थर्मामीटर होता है हमारा, अगर उससे मान लो हमें फीवर है, तो उसका हमें मेजरमेंट करना है, तो उसके दो मेथड्स होते हैं हमारे पास। या तो उसको हम हमारे टंग के नीचे लगा के काफ़ी देर तक छोड़ दें तो उससे मेजरमेंट करते हैं। और सेकंड मेथड में क्या करते हैं, थर्मामीटर को लेके हम हमारे आर्म पिट के अंदर रख देते हैं, नीचे लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उससे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर आ जाता है। पर दोनों केसेस में क्या होगा, जब हम थर्मामीटर को आर्म पिट में लगाया हमारी, तो उससे क्या होगा, हमारे पास टेम्परेचर थोड़ा सा कम मिलेगा। और एक में जब हमारे हमारे टंग के नीचे हम लगाते हैं थर्मामीटर को, तो उसमें क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हमारा एक्यूरेट आएगा हमारे पास। तो ये है, मतलब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हम कौन सी यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एरर आता है, उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक और इसको अगर एग्जांपल हम लेना चाहें तो हमारे ले सकते हैं। मान लीजिए हमारी कार है एक, वो कार मूव कर रही है हमारी इस डायरेक्शन के अंदर, और हमारी जो विंड की डायरेक्शन है वो कार के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो कार है इसका थ्रस्ट हम कैलकुलेट करना है हमें, कि कार में कितना थ्रस्ट है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कार के अंदर कुछ हमने इंस्ट्रूमेंट्स लगाए होंगे, कुछ भी मेजरमेंट के लिए अलग से कार के इंजन के अंदर लगाया हमने। तो अब क्या होगा, हम जो नॉर्मल कंडीशन है, जब हमारे पास नो विंड की कंडीशन है, अगर उस कंडीशन में अगर हम जो कैलकुलेट करेंगे कार में कितना थ्रस्ट है, कार में पावर कितनी है हमारी, और वो पावर जो कैलकुलेट करेंगे, एक तो हमारी नो विंड की कंडीशन में, और एक है हमारी जब अपोजिट विंड चल रही है। ये जो विंड की डायरेक्शन है हमारी, ये अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, कार की पावर हम जब मेजर करेंगे तो हमें काफी कम मिलेगी, क्योंकि हवा सामने से फोर्स लगेगी, कार को धक्का मारेगी, और कार हमारे यहाँ से फ्लो कर रही है, तो क्या होगा, कार को थोड़ा जोर आएगा आगे जाने के अंदर, तो इससे हमें कार की पावर थोड़ी सी कम मिलेगी। और एक जब आती है कार और विंड दोनों जब सेम डायरेक्शन में होती है, जब सेम विंड चलेगी तो क्या होगा, कार को पीछे से धक्का लगाएगी हवा, काफी तेज जब हवा चलती है हमारे, तब कार को जब पीछे से हवा फोर्स करेगी, तब क्या होता है, जब कार की हम जो पावर मेजर करेंगे वो हमें ज्यादा मिलेगी, जो उसकी एक्चुअल पावर है। तो इससे क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से भी अलग अलग हमारे पास एरर्स आते हैं। तो सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होती है, कि कार का अगर हम इंजन की पावर अगर कैलकुलेट करनी है, तो हम ऐसी एनवायरनमेंट में कैलकुलेट करें जहाँ जो विंड है इसका इतना ज्यादा रोल प्ले ना हो, ना हवा ज्यादा हो ना कम हो, ना मतलब एकदम नॉर्मल कंडीशन हो, जो मतलब इसको इफेक्ट ना कर पाए कार की जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। और ये अलग अलग जगह हम इसको अगर मेजर करें तो सेम आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में। तो उससे क्या होगा, हमें कार की ट्रू वैल्यू जो इंजन की पावर है उसका पता लगेगा। तो जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स अलग अलग यूज करते हैं, तो उन वजह से भी हमें एरर्स आते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर में हमारा थर्ड जो एरर होता है वो होता है हमारा पर्सनल एरर्स।
अब पार्शल एरर क्या होता है देखते हैं। मान लीजिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम पहले, कि मान लीजिए हमारे पास पेन है, इसके हमें लेंथ मेजर करनी है कि पेन की कितनी लेंथ है। जस्ट इन लास्ट केस हमारा मार्कर था हमारे पास में, अगर मान लीजिए मार्कर ये है, इसकी हम लेंथ मेजर कर रहे हैं स्केल से। तो एक बार हम क्या करते हैं, जस्ट सामने से देखते हैं स्केल के, तो हमें कितनी मेजर मिलती है, इसकी वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेटली मिलती है 9.8 मिल रही है हमें। 9.8 सेंटीमीटर हमने देखा जब हम सामने से देख रहे हैं, जब स्केल को हमारी। अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा हमारा, तो जो पेन है, जो हमें वैल्यू देख रहे हैं हम, तो हमें वैल्यू क्या दिखेगी, हमें ये पता नहीं लगेगा कितना आ रहा है पॉइंट, किस पॉइंट पे। तो हमें वैल्यू ये वाली दिखेगी, तो इससे क्या होगा हमारे पास में, ये अप्रोक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर हमें दिखेगी, हमें लगेगा कि 9 सेंटीमीटर स्केल है। तो क्योंकि जैसे हम एंगल चेंज कर रहे हैं हमारे देखने का, उससे क्या हो रही है, हमारे मेजरमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है धीरे धीरे। तो ये जो था, इस एरर को हम क्या बोलते हैं, इसको पैरेलैक्स की वजह से होता है हमारे एरर। तो ये भी किसमें, पर्सनल एरर में आता है। इसका अगर अलग एग्जांपल, एक अदर एग्जांपल देखना चाहें डे टू डे लाइफ में, तो मान लीजिए कि आप अभी सो के उठे हो और कोई आपसे पूछे टाइम क्या हुआ है, और आप जब घड़ी की तरफ देखते हो तो आपको कुछ इस टाइप से दिखता है। तो टाइम तो हो रहा है हमारा 12 o'clock, पर आप अभी सो के उठे हो, आपको जल्दी से किसी ने टाइम पूछा, तो आपने क्या किया, केयरलेस केयरलेस थे आप काफी, तो आपने क्या बोलते 6 o'clock हुआ है, तो आपको इतना आइडिया था नहीं। तो हुआ क्या, ये इंस्ट्रूमेंट हमारा था, इसकी आपने क्या किया, रीडिंग में लेने में आपने एरर कर दिया, आपका पर्सनल एरर था ये। टाइम 12 o'clock था हमारा, पर आपने क्या बताया 6 o'clock हुआ है। तो ये थे पर्सनल एरर्स। ऐसे काफी टाइप के एरर्स होते हैं। मान लीजिए इनकरेक्ट रीडिंग का एक और एग्जांपल लेना चाहे, किसी ने आपसे डे टू डे लाइफ में, अगर हम एक दूसरे को हमारे मोबाइल नंबर देते हैं हमारे, तो मान लीजिए किसी ने आपको अगर नंबर दिया हो 99287645, और 6 की जगह अगर आपने 5 लिख दिया, उन्होंने बताया आपको 6 था, आपने 5 लिख दिया, तो क्या हुआ, ये जो रीडिंग होगी हमारी, रीडिंग में क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। तो ये सब चीजें जिसमें पर्सनल एरर्स, मतलब हमारा जो ह्यूमन इंटरफेरेंस हमारा जो जिसमें शामिल होता है, हमारी वजह से जो एरर आ रहे हैं ना, इंस्ट्रूमेंट भी सब सही है, सब चीजें सही है, एक्यूरेट है, पर हम जो हमारी केयरलेसनेस है हमारी, या फिर हम रीडिंग अच्छे से नहीं ले रहे हैं, या फिर सेटिंग्स हमने अच्छे से नहीं करी है, तो उस वजह से जितने भी एरर्स आते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, हम पर्सनल एरर्स बोलते हैं। तो ये थे पर्सनल एरर्स। रैंडम एरर। तो नेक्स्ट टाइप का, हमारा सेकंड टाइप का जो एरर होता है, वो होता है हमारा रैंडम एरर। जो रैंडम एरर्स होते हैं, इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, कोई इनका फिक्स फॉर्मूला नहीं होता कि कब आएंगे एरर। ये रैंडमली कभी भी आ जाते हैं हमारी मेजरमेंट्स में। अगर इसका एक बेसिक सा एग्जांपल लेना चाहे, तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक लिक्विड है जार में। अभी जो लिक्विड है, इसका हमें क्या करना है, कि हमें डेंसिटी मेजर करनी है, कि मतलब ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी कितनी है। अब इसकी जो डेंसिटी है, अगर हम हॉट जो जगह होती है हमारी प्लेसेज है, वहाँ जाके अगर हम इसकी डेंसिटी अगर मेजर करते हैं, तो क्या होगा, हमारे पास हाई टेम्परेचर में इसकी कुछ डेंसिटी अलग आएगी हमारे पास में, और जो टेम्परेचर अगर हमारा लो होगा तो कुछ अलग डेंसिटी आएगी। तो क्या हो रहा है हमारा, कोई मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे चेंज हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो मेजरमेंट है इसमें अलग कुछ वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये क्या है, रैंडमली हो रही है, इसका कोई फिक्स पैटर्न हमें भी आइडिया है नहीं, कि मतलब कितने में कितना होगा, हमने अब तक इसका फॉर्मूला डेराइव नहीं किया है। तो और अलग टाइप का और एग्जांपल लेना चाहे, मान लीजिए वोल्टेज सप्लाई में अगर हमारा एरर आता है, हम वोल्ट मीटर है उससे किसी चीज की हम मेजरमेंट कर रहे हैं, अचानक से वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाता है हमारे घर में, तो क्या होगा, हमारा जो वोल्ट मीटर है वो कुछ अचानक से फ्लक्चुएशन की वजह से कोई अलग रीडिंग शो करेगा। तो ये क्या हुआ, रैंडमली हमारे पास एरर आ गया। अब इसका एक और एग्जांपल लेना चाहे, तो हम जैसे कि बोल्ट है हमारे पास ये, अब इस बोल्ट का क्या करना है, हमें मेजरमेंट लेनी है। अगर इसकी हम 10 टाइम्स मेजरमेंट लेंगे, तो क्या होगा, हर बार हमें कुछ थोड़ा अलग अलग वैल्यू आएगी। 1% कभी भी मेजरमेंट लेते हैं हम, तो सेम वैल्यू नहीं आने वाली हमारे पास कभी भी। कभी कुछ अलग अलग फैक्टर्स होंगे, उनकी वजह से हमारे पास अलग अलग वैल्यू आएगी। तो ये सब क्या हुआ, ये सब रैंडमली एरर हो रहे हैं। और इसका हम लास्ट एग्जांपल जैसे हमने लिया था कार का, अगर कार के इंजन में कितनी पावर है, कितना थ्रस्ट है, अगर वो मेजर करना है हमें, तो कार की जो पावर थी, मान लीजिए हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे आसपास इन्वायरमेंट की तरफ, तो हम कार की वैल्यू मेजर कर रहे हैं, जब हमारे विंड अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उस समय थोड़ी कम आएगी, सेम डायरेक्शन में जा रही है थोड़ी ज्यादा आएगी, जब विंड नहीं है तो हमारी एक्चुअल आती है। तो ये सब क्या है, हवा की डायरेक्शन पे अलग अलग हमारे, ये इसकी जो वैल्यू थी हमारे कार के इंजन की, पावर कैलकुलेट कर रहे थे हम तब, तो वो उस पर डिपेंड कर रही थी इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन कभी चेंज होगी तो वैल्यू कभी चेंज आएगी। तो ये सब क्या है, रैंडमली आ रहा है हमारे पास एरर्स। तो ये सब क्या थे, रैंडम एरर्स थे। लिस्ट काउंट एरर। अब जो लिस्ट काउंट होता है ये क्या होता है, और ये एरर क्यों आता है देखते हैं। जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका रेजोल्यूशन कितना है उसे बोलते हैं, किस रेजोल्यूशन तक, या फिर स्मॉलेस्ट कौन सी वैल्यू तक, अगर वो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है किस वैल्यू तक मिनिमम वो
मेजर कर सकता है किसी भी चीज़ को, तो वो होता है उसका लीस्ट काउंट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। मतलब जो भी मेजरमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारा, जो मिनिमम सबसे छोटी जो वैल्यू अगर मेजर कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट होता है। और जितनी वैल्यूज होती है वो लिस्ट काउंट तक ही वैलिड होती है। इसका अगर एग्जांपल लेना चाहें हम, तो हमारे पास जो नॉर्मल मीटर स्केल, नॉर्मल हमारे जो पास 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? उसका लिस्ट काउंट हमारा होता है 0.1 सेंटीमीटर। आप सबने उससे देखा होगा, 1 सेंटीमीटर से 10 लाइनें होती है हमारे पास की, तो हम उसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ 1 तक हमारी 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, उससे मेजर कर सकते हैं। अगर इससे छोटी हमारी कोई चीज मेजर करनी है उसके लिए, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वर्नियर कैलिपर। इसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। और इससे भी हमें छोटा कोई वैल्यू है उसकी, अगर मैं हमें मेजर करनी है वैल्यू, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? स्फेरोमीटर। इसका हमारे पास लिस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। मतलब ये और भी छोटा चीज हमारी वैल्यू कर पाएगी। तो हमारी जो सबसे ये क्या है, इसका रिजोल्यूशन है हमारा। तो हमारा जो नॉर्मल स्केल इसका रिजोल्यूशन था 0.1, वर्नियर कैलिपर का इतना है, हमारा स्पेरोमीटर है उसका इतना है। तो ये जितना जितने ज़्यादा हमारा जो रिजोल्यूशन होगा, उतनी ज़्यादा हमारी जो वैल्यू होगी वो उतनी कम हम उसको मेजर कर सकते हैं आराम से। अब क्या होता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। A least count can be minimized by using instrument of higher precision or resolution and improving experimental techniques. अब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स होती है, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि जो कोई भी मेजरमेंट लिया हमने, उसको क्या है, बार बार हम मान लें 10 मेजरमेंट लिए हमने, अब हमें कैसे पता लगेगा कि मतलब ये वैल्यू सही है? तो 10 बार हमने अलग अलग मेजर की जो वैल्यूज थी उनका लिया, और उसके बाद क्या, जो जितनी भी वैल्यू आई थी हमारे पास 10, उन सबका क्या हमने मीन निकाल लिया। और मीन निकालने के बाद जो वैल्यू आई वो हमने मान ली कि ये इसकी ट्रू वैल्यू है। अब जो लिस्ट काउंट है, इसका अगर एक एग्जांपल और लेना चाहें हम, तो मान लीजिए जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमने ग्रोसरी स्टोर के अंदर अगर आपने वेट स्केल देखा होगा, अब वो वेट स्केल होता है वो हमारा, उस पर हम क्या मेजर करते हैं? 1 kg ऑब्जेक्ट्स, या फिर केजी में हम लाते हैं, प्राइस ला रहे हैं हम केजी में ला रहे हैं, या फिर कुछ ग्राम्स में ला रहे हैं, इतने में ला रहे हैं। अब मान लीजिए सेम स्केल अगर आप हमारा ज्वेलरी स्टोर होता है वहां ले जाके बोल दीजिए कि हमें इसमें गोल्ड मेजर करना है, ये गोल्ड में हमारे पास कोई है, तो गोल्ड को हम क्या करते हैं? ग्राम्स में लेते हैं, तोला में लेते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, हमारे एकदम एक्यूरेट, एकदम प्रिसाइज हमारे पास होनी चाहिए यूनिट की, 1 ग्राम में भी कितना आ गया, 2, 3, 4। तो मतलब अगर इस चीज को हम ज्वेलरी शॉप में, अगर हमारे ग्रोसरी स्टोर वाला स्केल हम अगर ले जाकर रखते हैं, तो क्या होगा? वो यूज नहीं आ पाएगा, तो उसका लिस्ट काउंट जो है वो सेम नहीं है। हमें लिस्ट काउंट काफी प्रिसाइज चाहिए, जैसे कि हमारा स्पेरोमीटर था, इसमें लिस्ट काउंट काफी ज्यादा प्रिसाइज था। तो सेम टू सेम हम चीजें अलग अलग, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूज करना पड़ता है। एरर्स इन अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स। अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं सीरीज के अंदर, तो मान लीजिए 10 बार अगर किसी चीज के हम मेजर करते हैं वैल्यू, तो क्या होगा? 10 टाइम्स हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मार्कर था हमारा, मार्कर की आप अगर ट्रू वैल्यू मान लीजिए 2.23 सेंटीमीटर है, अगर इसके आप 10 बार मेजरमेंट लेंगे तो कभी आपको 10.22, 10.25, 10.20, तो मतलब स्लाइट वेरिएशन मिलेगा हर बार जब आप कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो अनसर्टेनिटी मिल रही है हमें वैल्यू की जो मेजरमेंट थी उसके अंदर, तो अनसर्टेनिटी को क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं इसको हम। अब जो एरर होता है, उस एरर को हम 3 टाइप में ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अब इंडिविजुअली तीनों क्या होते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अब इस प्लांट में मैं क्या कर रहा हूँ? वाटर बॉटल्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। जब हम बिस्लरी की बोटल्स लेते हैं, मान लीजिए बिस्लरी का प्लांट है एक, तो अब क्या होगा? जो बॉटल्स बन के आती है हमारे पास, वो क्या होगी? सब हमें सेम साइज की चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल, बोतल की हमने जो वैल्यू थी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, हमने डाला कि मेरे को बोतल चाहिए 2.23 सेंटीमीटर की, मेरे को बोतल चाहिए, एम्प्टी बोतल चाहिए, इस टाइप के मेरे को एम्प्टी बोतल चाहिए। तो अब मेरे पास जितनी बोतल का मैन्युफैक्चर बन के आ रही है, तो सब मेरे को इसी साइज की चाहिए। ऐसा काम नहीं चलेगा कि एक बोतल 14 सेंटीमीटर की बन के आ रही है, दूसरी मेरी 16 सेंटीमीटर की बन के आ रही है। तो अब मेरे पास जो बोटल्स थी बन के आई, मैन्युफैक्चर हुआ, अब मान लीजिए 1000 बोटल्स मैंने ऑर्डर की, तो अब मैं चेक कैसे करूंगा कि मतलब बोटल्स मेरी अगर सही साइज की है कि नहीं है? तो उसमें से मैंने क्या किया, 10 बोटल्स निकाल ली, 10 सैंपल्स ले लिए मैंने। अब जो जो 10 सैंपल्स थे, उनकी मैंने क्या की, इंडिविजुअल की अलग अलग, हर बोतल की मैंने लेंथ मेजर की कि मतलब ये इसकी जो हाइट है बोतल की कितनी है। तो एक मेजर की तो मेरे पास क्या आया,
15.22 सेंटीमीटर, एक बार मेरे पास वैल्यू आई 24, एक बार आई 15.21, 15.20। तब मेरे पास क्या, ये डिफरेंट वैल्यूज आएगी कि मेरे पास अलग अलग साइज के मेरे पास बॉटल्स है। तो अभी जितनी वैल्यूज आएगी इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना होगा अगर वो मेरे को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। अब क्या करते हैं, जितनी बॉटल्स होती है इनका इनका अब क्या करेंगे, हम जो भी ऑब्जेक्ट्स है, मान लीजिए हमारे पास सर्वल मेजरमेंट साइज सेम ऑब्जेक्ट की, इन मेजरमेंट्स को क्या करेंगे, इनका मीन निकालेंगे। तो A1, A2, A3, AN, मान लीजिए मैंने 10 बोटल्स ली थी तो मेरे पास क्या हो जाएगी A10, 10 मेजरमेंट्स होगी। अब उन 10 मेजरमेंट्स का क्या करूंगा, मैं मीन निकालूंगा। मतलब इंडिविजुअली 10 मेरे पास ऐसे वैल्यू होगी, उनका मीन कैसे निकालेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे अपन n, हमारे पास 10 है तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो मेरे पास ये आ गया कि मेरे पास 10 बोतल था, इसका मैंने क्या निकाल लिया, मीन निकाला। तो अब जो मीन आया मेरे पास ए मीन, अब ये जो ए मीन है, मान लीजिए ए मीन आता है मेरे पास में 15.235 आ रहा है। तो अब ये जो 15.235 है ये मेरे पास आ गया ए मीन। अब मेरे को इनमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर फर्स्ट बोतल में मेरे को एरर निकालना है तो मैं लिखूंगा ए मीन माइनस A1 लिखते हैं इसको। तो मीन आया मेरे पास 15.235 माइनस 15.22, 0.015। तो अब ये मेरे पास जो डेल A1 आया है तो ये क्या है, ये मेरा एब्सोल्यूट एरर है कि मेरे मतलब जो फर्स्ट जो मेजरमेंट थी मेरी उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। तो ये मेरा फर्स्ट का एब्सोल्यूट एरर है। ऐसे ही में जो आल में जो 10 मेजरमेंट्स थी सब में एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना होगा। तो सबको मैं ए मीन जो निकाला था मैंने उसमें से माइनस कर दूंगा, तो वो जो आता है मेरे पास में ये होती है हमारी एब्सोल्यूट एरर। अगर इसके डेफिनेशन देखना चाहो तो देख सकते हैं। द मैग्नीट्यूड of the difference between the true value of the quantity and the individual measurement value is called the absolute error of the measurement। अब एक बात ध्यान रखनी है, मान लीजिए ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसका हम क्या करेंगे, मोड लेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई A6 निकाला मैंने, A6 मेरे पास आई माइनस 0.023, तो अब इसको माइनस नहीं लगाऊंगा, अब ने क्या लिया, इसका मोड ले लिया। तो मोड में क्या होता है, हमें से जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही मिलती है। तो इसका अगर एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा मेरे पास 6 मेजरमेंट के अंदर, वो आएगा 0.023। इसे माइनस नहीं होता, जो भी होगी सारी हमारे पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। मतलब मोड मतलब यही होता है कि मोड लग गया किसी भी वैल्यू के आगे तो मतलब क्या होगा, तो उसे प्लस माइनस साइन हम देखते नहीं है। जो वैल्यू होगी जो मोड से बाहर आएगी वो हमारी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है इसको हम हमारा लास्ट एग्जाम्पल था उसी से समझते हैं कि हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था, हमारा कितना आया था, डेल A1 का मोड, डेल A2 का मोड। अभी जो हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर आया था, अब इस एब्सोल्यूट एरर का हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। इसका भी हम उसका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी हमारी वैल्यूज थी हमारे पास A1 A2 का जो भी एब्सोल्यूट एरर आया था हमारे पास अप टू 10 आएगा हमारा। हमने पिछले एग्जांपल में क्या लिया था, 10 बोतल्स थी हमारी, तो अप टू A10 हमने ली। उन सब जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स था उन सबका क्या किया हमने, समीशन किया। समीशन करने के बाद में बाई n, तो हमारे पास लास्ट में 10 बोतल्स थी तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई n। अब जो वैल्यू आती है हमारे पास में वो होती है हमारी डेल ए मीन। ये जो हमारे पास आएगी ये होती है डेल ए मीन। अब हमारे पास क्या है, हमें अब पता कैसे चलेगा, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी हमारी बॉटल्स, हमारी ट्रू वैल्यू जो थी बोतल की वो थी 15.23 सेंटीमीटर की हमें बोतल चाहिए थी। पर अब क्या होगा, प्लांट में मैन्युफैक्चर होंगी तो मशीन एरर्स, काफी टाइप के एरर्स होते हैं हमारे पास में। तो उससे क्या होगा, हमें एक्जैक्टली इस साइज की वैल्यू नहीं मिलेगी, इस साइज की बोतल मैन्युफैक्चर होकर नहीं मिलेगी, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो अब मतलब कितना वेरी हो सकता है डिफरेंस, तो उसका पता कैसे लगाते हैं, उसका हम लगाते हैं किस रेंज में होगा, ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन। मतलब जितनी भी हमारे पास जो बॉटल्स थी ए मीन निकाला था हमने, ए मीन हमारे पास आया था मान लीजिए 15.3 आया। अब इसमें हमारे पास डेली मीन की वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 0.23 आ रही है। तो अब क्या होगा, हमारे पास जो बोतल बन के आएगी उसमें क्या होगा, ये ऐड भी हो सकता है उसमें से माइनस भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास रेंज होगी। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो क्या आता है 15.3 माइनस 0.23, और ये थी हमारी ओरिजिनल वैल्यू जो हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी थी 15.23। अभी जो वेरिएशन कितना हो रहा है बोतल के अंदर, तो वो हमें इससे पता लगेगा कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हमारे जो प्लांट आ रही है वो बोटल्स किस रेंज में बन के आ रही है। मान लीजिए 2.3 से लेके 2.1 से लेके 2.5 की रेंज में अगर बन के आ रही है बोटल्स, इसके बीच में अगर उस बोतल की जो लेंथ है, हाइट है, उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है तो वो हमारी मतलब सही है बोतल, मतलब एकदम सही है कि करेक्ट साइज की बन के आ रही है।
तो ये सब पता लगाने के लिए हमने इतनी सारी कैलकुलेशन करी थी, वो इसलिए करी थी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आता है हमारा रिलेटिव एरर और द परसेंटेज एरर। अब ये क्या होते हैं ये देखते हैं। जो हमने निकाला था डेल ए मीन, अब डेल ए मीन और जो ए मीन है हमारा, जब इन दोनों का जब हम रेशियो निकाल लेते हैं एक दूसरे को डिवाइड करके, तो वो जो वैल्यू आती है उससे हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। और जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास परसेंटेज एरर कितना है हमारी वैल्यू के अंदर। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एरर। एग्जाम्पल 2.6। अब जो हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कंसेप्ट पढ़ा था उसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से और ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं हम। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है ये, टू क्लॉक्स आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड क्लॉक located in a national laboratory at 12 noon by the standard clock. The reading of the two clocks are in table below. If you are doing an experiment that requires precision time interval measurement, which of the two clocks will you prefer? हमारे पास क्या है, दो क्लॉक्स है। अब वो दो क्लॉक क्या है, पूरे वीक में हमें अलग अलग टाइम बताती है। जब हमारे लेबोरेटरी के अंदर, नेशनल लेबोरेटरी में जब 12 नून होता है हमारा 12 ओ क्लॉक, तब क्या होता है, ये जितनी भी हमारे पास क्लॉक वन है ये हर डे पे अलग अलग वैल्यू बता रही है। मंडे को बताती है ये 0.5, इसमें वेरिएशन आता है वैल्यू में। ट्यूसडे में आता है इसका 1 मिनट 15 सेकेंड। वेडनेसडे में आता है ये थोड़ा और कम हो जाता है। तो अब ये क्या है, इन दोनों क्लॉक से हमें चूज करना है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में हम दोनों में से कौन सी क्लॉक यूज करेंगे। और हमें क्लॉक ऐसी चाहिए जो प्रिसाइज हो टाइम इंटरवल के अंदर। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा ओरिजिनल वैल्यू 12 थी हमारी। अगर आप क्लॉक वन को देखेंगे तो क्या 12 और 12 ओ क्लॉक और 5 सेकंड ऊपर, तो ये क्या है, एक्यूरेट तो है रीडिंग हमारी। 12 का कितना पास है, मतलब जो हमारे पास एक्यूरेसी क्या होती है हमारी, जो ट्रू वैल्यू है उसके मतलब कितना कंपेयर करते हैं उन दोनों को, तो कितना क्लोज है। तो जो जितनी ज्यादा क्लोज होती है वो जितना एक्यूरेट होती है। तो वो जो क्लॉक वन है ज्यादा एक्यूरेट है, 12 के पास में है ये। इसमें भी ट्यूसडे को भी ये मतलब 1 मिनट 15 सेकंड पर क्या है, ये एक्चुअली 12 जो हमारी ट्रू वैल्यू थी इसके काफी पास में है। जो मेजरमेंट आई है हमारे पास, टाइम बता रही है घड़ी, तो जो जितनी मेजरमेंट ली हमने सभी 12 के पास में। वही सेकंड क्लॉक अगर देखें हम, तो नेशनल लेबोरेटरी में हुआ है हमारा 12 क्लॉक, पर हमारे सेकंड क्लॉक क्या दिखा रही है हमें, 10:15 दिखा रही है। तो अब ये क्या है, एक्यूरेट तो किसी भी एंगल से नहीं है कि मतलब एक जगह 12 बज रहे हैं, दूसरी जगह घड़ी में क्या बज रहे हैं, 10:15 बज रहे हैं, तो एक्यूरेट नहीं है। पर ये क्या है, प्रिसाइज है। मंडे को भी ये कितना बता रही है, 10:15 6 सेकंड बता रही है ये। और ट्यूसडे को भी क्या बता रही है, 10:14 15 9 सेकंड बता रही है। तो अब ये क्या है, इसकी जो वैल्यूज है इसमें वेरिएशन कितना आ रहा है, वेरिएशन काफी कम है इसके अंदर। अगर आप देखोगे तो इसमें मिनिमम कितना है, सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 10:14 53 है। और जो सबसे ज्यादा वेरिएशन है इसके, अगर इस वैल्यूज को अगर देखा जाए तो हम, तो ये आ रहा है हमारे पास 10:15। अब जो इसके अंदर टाइम जो फ्लक्चुएशन आ रहा है 7 दिन में वो काफी कम है। वहीं अगर हम फर्स्ट क्लॉक को देखें तो उसमें कितना है, 12 1:30 से लेकर कितना फ्लक्चुएट करती है ये, 11:15 15। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये जो घड़ी है ये काफी कम फ्लक्चुएट कर रही है, 1 मिनट से भी कम फ्लक्चुएट कर रही है। और ये 1 मिनट से भी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। तो हम जब ये जो 10 ओ क्लॉक है इसके अंदर, इसको तो हम चेंज करके 12 ओ क्लॉक कर सकते हैं। पर क्या है, हमें प्रिसाइज जो हमारे जो मेजरमेंट दे रही है घड़ी, एकदम जो प्रिसाइज है वो क्या है, हमारी सेकंड क्लॉक है। क्योंकि इसका जो वेरिएशन है वो काफी कम है, मतलब टाइम का वीकली के अंदर। और जो फर्स्ट क्लॉक है वो काफी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रही है। तो जो एक्सपेरिमेंट के लिए हम जो क्लॉक चूज करेंगे वो करेंगे हम सेकंड क्लॉक चूज करेंगे। एग्जाम्पल 2.7। इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग्स टर्न्स आउट टू बी 2.62 2.56 2.42 2.71 and 2.80. कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अब इसमें क्या, एक पेंडुलम है, उसके हमारे जो ऑसिलेशंस थे अलग अलग टाइम पे उसके जो मेजर किए हमने, तो उसके पास वैल्यूज है कुछ। इन वैल्यूज से हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास वैल्यूज है इन सबका क्या करेंगे, मीन निकालेंगे हम। तो जो ऑसिलेशंस थे इसका मीन निकालेंगे हम। मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज इन सबको ऐड करते हैं। ये कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, तो अपन 5 कर देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली है
2.26 सेकेंड, 62 सेकेंड्स। तो ये तो आ गया हमारे पास टी मीन। अब इस मीन से हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट वैल्यू के अंदर, इसके लिए करेंगे अब T1 माइनस टी मीन। T1 है हमारे पास 2.63 माइनस 2.62, सेम टू सेम डेल T2 करेंगे। तो जब इन सब वैल्यूज को हम सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.01, 0.06 माइनस 0.20, 0.09 एंड 0.18। तो ये क्या हमारे पास डेल T1, डेल T2, डेल T3, डेल T4, डेल T5, ये होते हैं हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स। अब इन एब्सोल्यूट एरर्स का हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने क्या करेंगे, इन सबके बाहर हम क्या कर देंगे, मोड लगा देंगे। तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यू वो सब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मोड लगाने के बाद ये जो हमारे पास नेगेटिव आई थी 0.20, ये हो जाएगी हमारे पास 0 पॉइंट, माइनस की थी तो उसको हम प्लस में लिख सकते हैं 0.20। इसका हमने क्या कर दिया, मोड लगा दिया इस पे। और जब हमारे पास 0.6 आई थी, ये भी माइनस में थी, जैसे मोड लगाएंगे तो आ जाएगा 0.06। ये तो हो गया एब्सोल्यूट एरर हमारा। अब क्या होता है हमारा, रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितनी भी हमने जो वैल्यू ली थी इन सब का हम मीन निकालते हैं। इन सब का मीन कैसे निकालेंगे, डेल टी मीन, सेम प्रोसेस वापस रिपीट करेंगे, इज इक्वल टू डेल T1 प्लस डेल T2 प्लस डेल T3 अप टू कहाँ चलेंगे अपन, डेल T5 एंड अपॉन 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल टी मीन की वैल्यू क्या आएगी, ये आती है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.011 सेकेंड्स। तो ये आ गया हमारे पास डेल टी मीन। अब इससे हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर निकालना था हमें। तो रिलेटिव एरर का हमारे पास कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास टी मीन था प्लस माइनस डेल टी मीन, ये होता है हमारे पास रिलेटिव एरर, मीन्स 2.62 प्लस माइनस 0.11। तो अब जो वैल्यू है हमारी कहाँ से कहाँ तक फ्लक्चुएट करेगी, तो ये हमारे पास करती है, इसको जब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो जो हमारी वैल्यू आती है ये आती है 2.51 सेकेंड से लेके 2.73 सेकेंड तक ये वेरी, मतलब हमारा जो रिलेटिव एरर है ये वेरी करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मतलब हमारे 6.2 था और ये हमारे डेल टी मीन कितना आया, 0.11 आया। तो हमारे जो लास्ट में जो 0.11 आया, तो मतलब 10 प्लेस के अंदर भी क्या है हमारे पास, अनसर्टेनिटी है। ये भी हमारा कोई सर्टेन हमारे पास आई नहीं है, इसमें भी एरर है। तो हम जो पूरी ट्रू वैल्यू है इसको भी हम 10 प्लेस तक ही लेंगे, 100 प्लेस में नहीं जाएंगे। तो उसको हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10.2.6 प्लस माइनस 0.1, ये होता है हमारे पास रिलेटिव एरर आएगा। क्योंकि इसमें हमारा आगे भी हमारे पास अनसर्टेनिटी है, तो हम फिर अनसर्टेनिटी हमारी वैल्यूज में नहीं डाल सकते हैं। तो अब इस वैल्यू से हमारे पास ये आ गया हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव एरर आ गया। अब इस रिलेटिव एरर से हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डेल टी मीन अपॉन टी मीन इंटू 100। तो डेल टी मीन हमारे पास है 0.1, टी मीन है 0.6, 2.6 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4% इसमें एरर आया हमारी वैल्यूज के अंदर, रिलेटिव जो थी हमारी इसमें। तो ये था हमारा एग्जांपल 2.7, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होता है, सो एक एग्जांपल लेते हैं। आप सबने रेक्टेंगल का एरिया पढ़ा होगा, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अभी जो एरिया है हमारा, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारी फर्दर दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए हमारा जो एल थी हमारी वैल्यू, इस एल में क्या था, कुछ एरर था हमारे पास डेल एल, और जो बी था उसमें क्या था, एरर डेल बी। पर अब जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को हमने, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास कोई नई क्वांटिटी आएगी ए।
तो अब हमें क्या चाहिए, उस एरिया के अंदर जो कितना एरर होगा वो कैलकुलेट करना है। तो वो हम किसके हेल्प से करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के हेल्प से। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का फर्स्ट रूल है हमारे पास एरर ऑफ ए सम और अ डिफरेंस। अब ये क्या होता है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। अगर दो क्वांटिटीज है हमारे फिजिकल क्वांटिटीज, उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे में से, तो जो उसकी रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी उसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो उन दोनों के इंडिविजुअल के सम के बराबर होगा। तब ये क्या होता है, दो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास ए एंड बी, अब इन दोनों का हमने मेजरमेंट ली इनकी, तो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास आई ए प्लस माइनस डेल ए, जहाँ डेल ए हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन ए है, और सेम टू सेम बी के लिए हमने किया, तो बी की वैल्यू आई हमारे पास बी प्लस माइनस डेल ए। यहाँ पे डेल ए और डेल बी क्या है, हमारा एब्सोल्यूट एरर है ए और बी के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद में हमें जो क्वांटिटी मिली जेड, तो जेड किसके बराबर हो जाएगा, हमारे ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। और जो उसके अंदर एरर था वो एरर किसके बराबर होगा हमारे पास, समीशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी। जब दो क्वांटिटीज को हमने ए और बी को ऐड किया तो ए और बी, ए प्लस बी तो किसके बराबर हो गया हमारे पास, जेड के बराबर। और जो डेल जेड है वो किसके बराबर आएगा, हमारे समीशन ऑफ डेल ए समीशन प्लस समीशन ऑफ डेल बी के बराबर। ये तो हो गया समीशन का केस। अगर दो क्वांटिटीज को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे में से, तो उस केस में क्या होगा, उसमें क्या होगा, जेड इक्वल्स टू हमारा ए माइनस बी होगा। तो जेड प्लस डेल जेड जो क्वांटिटी आएगी मेरी फाइनल, उसके अंदर एरर कितना होगा देखते हैं। तो इसमें क्या क्या, ए प्लस माइनस ए के साथ में उसको लिख दिया हमने उसका एब्सोल्यूट एरर, यहाँ बी का एब्सोल्यूट एरर, दोनों का बस हम माइनस करेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स हटाएंगे हम, तो क्या होगा हमारे पास ए माइनस बी हो जाएगा। अब ए क्या है, ए के आगे प्लस माइनस है और बी के आगे प्लस माइनस है, जब बी के आगे प्लस माइनस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो क्या होगा, फिर भी प्लस माइनस ही रहेगा ये। तो हमारे पास जो फाइनल क्वांटिटी वो क्या आएगी, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल माइनस प्लस माइनस डेल बी। अभी जो ए माइनस बी है ये किसके बराबर हो गई हमारी, ये तो हो गया जेड के इक्वल। और जो डेल जेड था हमारा, डेल जेड किसके बराबर हो गया, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी के बराबर। तो मतलब क्या हुआ, इस रूल से हमने क्या देखा कि हम अगर समीशन कर रहे हैं या फिर हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों में जो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी हमारे पास एरर की डेल जेड में, वो दोनों के सम के बराबर ही होगी। इंडिविजुअल में जो एब्सोल्यूट एरर में जो सम होगा इनके, तो उसके बराबर ही होगी। डेल जेड मैक्सिमम हमेशा डेल ए प्लस डेल बी के बराबर ही होगा। समीशन ऑफ एरर्स का हमने जो फर्स्ट रूल पढ़ा था उसी पे बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2.8। अब इस एग्जांपल में क्या बोला गया है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर T1 इक्वल्स टू 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और T2 क्या है हमारा 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, और उस टेम्परेचर डिफरेंस में एरर कितना आता है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हम लिखेंगे T डैश इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो अब क्या कर रहे हैं, हम इसमें डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको लिखेंगे हम 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। 0.5 क्या है, एब्सोल्यूट एरर है हमारा 50 डिग्री जो हमने वैल्यू है टेम्परेचर इसके अंदर, माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसको सिंपली हम लिखेंगे 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा हमारा 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। तब ये क्या है हमारा 30 डिग्री हमारा जो वैल्यू है वो है, और इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है हमारा रिजल्टेंट के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमने क्या किया है, जो 0.5 और 0.5 है इन दोनों का हमने ऐड किया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल 1 अगर हम चाहे कोई भी दो क्वांटिटीज है उनको ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है उसमें जो एरर निकालना होता है वो एरर हमेशा इन दोनों के समीशन के बराबर ही होगा मैक्सिमम एरर। इसलिए हम दोनों को सम किया तो हमारे पास आया 1 डिग्री सेल्सियस। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का सेकंड रूल है हमारे पास एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए क्वोशंट। अब मान लीजिए दो क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर्स। अब क्या दो हमारे पास क्वांटिटी है ए एंड बी, इन दोनों को क्या किया हमने एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया, तो उससे रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या मिली जेड। अब जेड के अंदर रिलेटिव एरर कितना होगा वो देखते हैं।
तो जो ए और बी थी इनकी मेजर्ड वैल्यू हो गई हमारे पास ए प्लस माइनस ए बी और बी प्लस माइनस डेल बी। अब इन दोनों को हमने क्या किया, एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आई वो आई जेड प्लस माइनस डेल जेड ए प्लस माइनस ए डेल ए इंटू बी प्लस माइनस डेल बी। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं हम, कैसे करेंगे, पहले जो ए है इसको हम बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम किससे करेंगे, ए को डेल बी से भी करेंगे। तो जब इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ए बी, जब से ए को डेल बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा ए डेल बी। और जब इस दूसरा वाला जो हमारे सेकंड वैल्यू है जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम ब्रैकेट खोलेंगे तब, तो डेल ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास बी डेल ए, फिर डेल ए को डेल बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास डेल ए इंटू डेल बी। अब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हमारी आई है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इसको हम जेड से डिवाइड करेंगे और जो हमारा राइट हैंड साइड है उसको हम ए बी से डिवाइड करेंगे। अगर इस क्वांटिटी को हम जेड से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जेड से जेड कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस डेल जेड अपॉन जेड। और जो पूरी इस क्वांटिटी को जब हम पूरी को ए बी से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, और यहाँ पे क्या होगा बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल ए प्लस ए। और सेम टू सेम हम अगर ए बी को हम इसके नीचे अगर डिवाइड करते हैं इस क्वांटिटी से तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या डेल बी बाई बी। फिर इस ए बी को हम डेल ए इंटू डेल बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी क्वांटिटी। तो क्या किया हमने, डेल ए अपॉन ए कर दिया इसको और डेल बी इंटू बी कर दिया, इन दोनों का हमने अलग अलग लिख दिया। अब आप देख सकते हो जैसे कि जो डेल ए और डेल बी क्वांटिटीज है, जो हमारे एरर्स है ये क्या काफी स्मॉल है, काफी स्मॉल एरर्स होते हैं, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो हमें और भी ज्यादा स्मॉल मिलेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो 1 था 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया हमारा, फिर हमारे पास बचा क्या डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी एंड बी अपॉन बी। अब डेल ए अपॉन ए क्या होता है, हमने पीछे भी पढ़ा था, ये रिलेटिव एरर होता है ए के अंदर, और जो डेल बी अपन बी क्या होता है रिलेटिव एरर इन बी। सेम टू सेम डेल जेड अपन जेड क्या हो गया रिलेटिव एरर इन जेड। तो इस रूल से हमें क्या पता लगा कि जो हमारी फाइनल क्वांटिटी होती है उसमें जो रिलेटिव एरर होगा वो किसके बराबर होगा, जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज है उनके रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगा। ये ए के अंदर हमारा रिलेटिव एरर था, ये बी में के अंदर हमारा रिलेटिव एरर था, इन दोनों का जब समीशन करेंगे वो किसके बराबर होगा, जो हमारे पास फाइनल क्वांटिटी थी जेड उसके रिलेटिव एरर के बराबर होगा। और ये जो रूल होता है ये हमारा डिवीजन पे भी सेम अप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों पे ये सेम रूल हमारा काम करेगा। अब ये जो रूल पढ़ा इसके बेस्ट पे हमारे एक एग्जांपल है, एग्जांपल 2.9। इस एग्जांपल में क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो वो किसके बराबर होता है वोल्टेज अपन करंट के, जहां वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है हमें 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और करंट की दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर्स। अब हमें क्या करना है परसेंटेज एरर इन आर, आर में हमें क्या करना है परसेंटेज एरर निकालना है। तो हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था, तो वो सेम लिखेंगे हम, डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी प्लस डेल आई अपॉन आई। दो क्वांटिटीज को अगर डिवाइड कर रहे हैं हम तो उनका रिलेटिव एरर किसके बराबर होगा, जो इंडिविजुअल क्वांटिटी है इनके रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगा। तो डेल वी अपॉन वाई कितना हो जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 100 प्लस डेल आई हो जाएगा हमारे पास 0.2 अपॉन 10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से एंड 100 से। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, जो हमारी क्वांटिटी 1 थी डेल वी बाई वी के अंदर परसेंटेज एरर कितना हुआ हमारा 5%, और जो सेकंड क्वांटिटी थी इसमें हमारा परसेंटेज एरर कितना हुआ 2%। तो हमारा जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी डेल आर अपॉन आर, इसमें जो आर के अंदर हमारा परसेंटेज एरर कितना होगा दोनों के समीशन के बराबर मीन 7%। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एग्जांपल 2.10। अब इस एग्जांपल में क्या बोला गया, टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 3 ohm and R2 equals to 200 plus minus 4 ohms are connected in series and parallel. Find the equivalent resistance of a series combination and parallel combination. तो इसमें क्या करना है हमें, दो हमारे पास रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। अब R1 एंड R2 का हमने एक बार तो क्या किया सीरीज में कनेक्ट किया, उसके बाद जो हमें उसका रिजल्टेंट मिलता है उसमें एरर कितना होगा वो कैलकुलेट करना है हमें। और सेकंड केस में हमने क्या किया, इन दोनों जो रेजिस्टेंस थे इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, उसमें क्या हमें क्या रिजल्टेंट निकलता है, कितना एरर आएगा हमारी फाइनल वैल्यू में वो कैलकुलेट करना है। तो आइए करते हैं। पहला है हमारा सीरीज कनेक्शन। अब जो सीरीज कनेक्शन होता है इसमें जो रिजल्टेंट निकालते हैं आर हमारा,
वो सिंपली कैसे निकलता है, आर प्लस माइनस डेल आर इक्वल्स टू R1 प्लस माइनस डेल R1 प्लस R2 प्लस माइनस डेल R2। तो ये होता है हमारा जब दो सब क्वांटिटीज को हम जब सम करते हैं तो उसमें जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। तो R1 प्लस माइनस डेल R1, तो R1 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, ऑलरेडी सब कुछ गिवन है हमें। ये है हमारे पास 100 प्लस माइनस 3 प्लस 200 प्लस माइनस 4, तो फाइनल वैल्यू आएगी हमारे पास 300 प्लस माइनस 7 ओम। तो ये हो गया हमारे पास R प्लस माइनस डेल R। जब हमारे पास 300 है, ये तो हमारे पास रिजल्टेंट जो है रेजिस्टेंस वो है, और जो 7 है हमारा वो क्या है, इसमें जो एब्सोल्यूट एरर है फाइनल रिजल्टेंट में वो हमारा 7 ओम्स है। अब पैरेलल के केस में इन्होंने ऑलरेडी फॉर्मूला दे रखा है हमें, इन फॉर्मूलाज को यूज करना है हमें। तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे R1 की वैल्यू, R1 की नहीं R डैश की वैल्यू, सॉरी। तो जो भी हमारा पैरेलल केस में क्या होगा, जो रिजल्टेंट आएगा उसको हमने किससे डिनोट किया है, R डैश से डिनोट किया है। तो जो क्वांटिटी होगी हमारी, तो वो फाइनल क्वांटिटी क्या होती है, R डैश प्लस डेल R डैश। ये होता है हमारा रिजल्टेंट पैरेलल के केस में। तो सबसे पहले हम R डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, डेल R डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जो R डैश की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे जो पैरेलल में जब दो रेजिस्टेंस को हम जब कनेक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास में 1/R1 इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो उसको यूज करेंगे हम। हमने लिखा 1/R डैश इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर जब इनका एलसीएम लेके और जब इसको रिवर्स करेंगे हम आर डैश को ऊपर भेजेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, R डैश इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जो R1 R2 इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। R1 हमारे पास है 100 इंटू 200 अपॉन 100 प्लस 200। तो ये जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आएगी 200/3 विच इज इक्वल्स टू 66.70 ओम्स। तो हमारे पास क्या आ गई, R डैश की वैल्यू आ गई। R डैश हमारे पास कितना आया, 66.70 ओम्स। अब हमें निकालना है डेल R डैश की वैल्यू। उसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है ये, अब इसका हेल्प लेंगे हम। तो डेल R डैश किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, जब अपॉन R डैश स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू डेल R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल R2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें ओनली डेल R डैश की वैल्यू चाहिए, इसके नीचे वाले के नीचे। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और एक बार इधर उधर भेज देंगे इसको अपनी दूसरी साइड में। तो डेल R डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल R1 इंटू R डैश बाई R1 का स्क्वायर प्लस डेल R2 इंटू R डैश अपॉन R2 का स्क्वायर। अब हमें सिंपली करना कुछ नहीं है, इसमें जो वैल्यूज है वो पुट करनी है हमें, जो भी जितनी वैल्यूज है जिनकी। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे डेल R1 की वैल्यू। डेल R1 की वैल्यू हमारे पास 3 ओम्स है, यहाँ लिखेंगे हम 3। और जो R डैश है, R डैश की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी 66.70, ये लिखेंगे अपॉन R1 की वैल्यू हमारे पास 100 है। अब आया डेल R2। डेल R2 की हमारे पास वैल्यू है 4 ओम्स एंड R डैश की सेम टू सेम 66.70 अपॉन 200। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.334 प्लस 0.44। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगी 1.77। तो ये जो 1.77 है इसको हम अगर अप्रोक्सीमेटली 1.8 ले लेते हैं। अभी कैसे लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे हम, उसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, उसमें देखेंगे ये। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू थी वो क्या थी, क्या चाहिए थी हमें, R डैश प्लस डेल R डैश। तो ये हमारे पास कितना आ गया 66.70 प्लस माइनस 1.8।
तो ये आ गया हमारा पैरेलल के केस में रिजल्टेंट कितना निकलेगा, और उसमें एब्सोल्यूट एरर जो भी होगा वो 1.8 आया हमारा। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का थर्ड रूल है हमारे पास, एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू ए पावर। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्वांटिटी है ए, इसकी पावर है 2, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा उसके अंदर हमारे पास एरर किसके बराबर होगा, उसका ट्वाइस कर देंगे हम। मतलब इसका क्या है रूल हमारा, ये द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर के इज के टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो हमारी जो क्वांटिटी थी इसकी हमने पावर कितनी रेज की 2 टाइम्स, तो इसके अंदर जो रिजल्टेंट आएगा उसमें जो एरर होगा रिलेटिव एरर वो क्या होगा, इस क्वांटिटी का 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स इंडिविजुअल क्वांटिटी में जो एरर था वो। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए z इक्वल्स टू ए की पावर p b की पावर q अब डिवाइड बाई c की पावर r। अब ये क्वांटिटी, अब हमें क्या करना है, इसमें जो रिजल्टेंट के अंदर कितना एरर आएगा वो निकालना है। तो जब पावर किसी भी चीज की हम पावर करते हैं तो उसमें जो रिजल्टेंट में जो एरर आएगा वो क्या होगा, उसका उतना टाइम्स रिलेटिव एरर। तो पावर को हमने लिख दिया आगे। अब इसका रिलेटिव एरर ए में कितना है हमारा, डेल ए बाई ए। सेम टू सेम बी की पावर क्यू, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या है हमारा, उतने टाइम्स उसका रिलेटिव जो एरर होता है इंडिविजुअल क्वांटिटी में वो कर देते हैं। तो जैसे कि बी का पावर क्यू है तो अपन क्या लिखेगा, क्यू टाइम्स रिलेटिव एरर इन बी। फिर आ गया हमारा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, हमने रूल पढ़ा था सेम होता है। तो सेम टू सेम हम सी के अंदर जो रिजल्टेंट एरर आएगा वो क्या होगा हमारा, आर टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन सी। तो ये जो जितनी भी हमारी जब भी पावर लगेगी, 2 लगी 3 लगी, तो उसका जो रिलेटिव में जो एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, उतना टाइम्स उसका रिलेटिव एरर ले लेंगे हम। 2 टाइम्स तो 2 डेल ए बाई ए, 3 टाइम्स होगा तो 3 डेल ए बाई ए। सेम टू सेम हमारा जो फाइनल क्वांटिटी होगी उसमें एरर हम इसके हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड रूल पे बेस हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 2.11, और इसमें क्या रिलेटिव एरर निकालना है जेड के अंदर। और जेड किसके इक्वल है हमारे पास, ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 1/3 डिवाइड बाई सी की पावर 1 एंड डी टू द पावर 3/2। तो जो रिजल्टेंट आएगा उसमें जो एरर आएगा वो किसका कितने बराबर आएगा हमारे, तब क्या होता है ए की पावर 4 है तो मतलब 4 टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन ए। तो ए के रिलेटिव एरर किसके बराबर होता है, डेल ए बाई ए के। प्लस बी की पावर 1/3 थी, तो अकॉर्डिंग टू रूल 1/3 टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन बी। तो बी के अंदर रिलेटिव एरर था हमारे पास डेल बी बाई बी। प्लस सी की पावर हमारे पास 1 है तो इसको हम 1 ही रहने देंगे, डेल सी बाई डी। प्लस डी की पावर है 3/2, तो कर लेंगे, इसको लिखेंगे हम 3/2 टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन डी, मतलब डेल डी बाई डी। तो इस तरह से इजीली हम एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल 2.12। अब इस एग्जांपल में क्या बोला गया, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। अब एक ऑसिलेशन है, उसके अंदर जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है, वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है इसे, वो लगता है अंडर रूट ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। Measured value of L is 20 centimeter, known to 1 mm accuracy, and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds. Using a wristwatch of 1 second resolution, what is the accuracy in the determination of G? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला क्या गया है, एक हमारे पास पेंडुलम है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है L, और ये एक जो टाइम जो मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसमें टाइम कितना लगता है, इसको लगता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, जो जी की जो वैल्यू है इसमें कितना मतलब एक्यूरेसी है, इसके अंदर एरर कितना आएगा और कितनी इसकी एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो भी एरर होगा वो कैलकुलेट करना है हमें इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू हमें गिवन है। नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी, तो अब क्या है इसमें इनडायरेक्टली हमें क्या दे दिया इन्होंने, जो एल की वैल्यू है इसके अंदर एरर दे दिया है। तो एरर कितना है हमारे पास 1 mm। हम एक्चुअली क्या है, हमारा मान लीजिए हम नॉर्मल स्केल है हमारे पास जो 15 सेंटीमीटर की यूज करते हैं, उसमें मिनिमम क्या वैल्यू है कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें 1 mm ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्चुअली 1 mm क्या है हमारा, ये लिस्ट काउंट एरर भी, ये लिस्ट काउंट एरर है एक तरह का हमारा। तो जो स्केल है हमारी उसका सबसे मिनिमम 1 mm ही कैलकुलेट कर सकता है, तो उसकी एक्यूरेसी 1 mm से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हमारे पास डेल एल है हमारा 1 mm, और जो लेंथ हमारी किसमें सेंटीमीटर में है, तो जो हम इसको भी पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें दे रखा है टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। अब सबसे पहले क्या दे रखा है, 100 ऑसिलेशंस दे रखे हैं हमें, मतलब कि कितनी बार पेंडुलम
ऑसिलेट कर रहा है, ये कर रहा है 100 टाइम्स, तो इसको हम डेनोट करते हैं स्मॉल एन से। स्मॉल एन में दे रखा है इसने हमें 100, और जो 100 ऑसिलेशन में टाइम कितना लगता है उसको हम डेनोट कर देते हैं स्मॉल टी से। टाइम लगता है हमें 90 सेकेंड। आइए शुरू करते हैं हम। अब क्या है इसमें, जो हमें कैलकुलेट करना है जी के अंदर जो वैल्यू है, जी की वैल्यू उसको डिटरमाइन करनी है हमें। तो उसके सिंपली हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिखते हैं हमारा, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, दोनों साइड अब स्क्वायर कर लेते हैं, तो हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। अब जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, तो जी को साइड भेज देते हैं हम, तो जी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब इसमें एरर कितना होगा उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। जी में एरर निकालने के लिए लिखेंगे हम रिलेटिव एरर इन जी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, ये कांस्टेंट होगा तो इसके अंदर हम इसको इग्नोर कर देते हैं सिंपली। एल ओवर अपन टी स्क्वायर, इसमें कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, तो एल में कितना होता है हमारा रिलेटिव एरर इन एल इक्वल्स टू डेल एल बाई एल इंटू, अब हमारा जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है तो हमने रूल क्या पढ़ा था, थर्ड रूल, कि किसी की पावर होती है तो वो क्या होता है उतने टाइम्स हो जाता है उसका रिलेटिव एरर। तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन टी, दैट इज डेल टी बाई टी। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, हमारे पास डेल एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू है, पर हमारे पास क्या है डेल टी और टी की वैल्यू नहीं है हमारे पास में। डेल टी और टी क्या होता है हमारा, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम होता है, तो इसकी वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम। हमारे पास 90 ऑसिलेशंस के अंदर टाइम टाइम पीरियड कितना लगता है, 100 ऑसिलेशन में 90 सेकंड लगता है, तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे 1 ऑसिलेशन में कितना लगता है। अब देखिए 100 ऑसिलेशन से कितना टाइम लग रहा है हमारे पास 90 सेकंड, तो 1 ऑसिलेशन में कितना लगेगा हमारे पास 90 बाई 100, दैट इज 0.9 सेकेंड। तो ये क्या आ गया 0.9 सेकेंड हमारा, ये है हमारी t इक्वल्स टू 0.9 सेकेंड। तो जो t होता है हमारा, इसका फॉर्मूला भी हमारा यही होता है, t बाई एन दैट इज इक्वल्स टू 90 बाई 100। सेम टू सेम क्या हो जाएगा हमारा, डेल t के लिए क्या लिखेंगे हम, डेल t बाई एन। तो हमारे पास क्या आ गया t इक्वल्स टू टी बाई एन, डेल t इक्वल्स टू डेल t बाई एन। तो अब हम दोनों क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा हमारा, डेल टी बाई टी इज इक्वल्स टू स्मॉल डेल टी बाई स्मॉल टी। अब क्या है हमारा, जो 90 ऑसिलेशंस था हमारा, जो हमने कैलकुलेट किया था, ये किससे किया था, हमने हमारा रिस्ट वॉच से किया था। जो हमारे नॉर्मल क्लॉक हम यूज करते हैं हाथ में, हमारे यहाँ घर में एक दीवार घड़ी हमारी, उसमें जो मिनिमम टाइम वो कितना बता सकता है, 1 सेकेंड ही रेजोल्यूशन होता है उस घड़ी का। तो अगर 1 सेकंड से हमें छोटा चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टॉप वॉच यूज करते हैं, वो हमें मिली सेकंड से नहीं बता सकता है कितना होता है। पर रिस्ट वॉच का हमारा रेजोल्यूशन कितना है, मिनिमम 1 सेकंड। तो 1 सेकंड क्या हो गया हमारा एक तरह का, ये भी एक लिस्ट काउंट एरर हो गया। तो डेल टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 सेकंड। तो डेल टी बाई टी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन, तो ये जो वैल्यू थी हमारी 1 अपॉन 90, इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, डेल एल है हमारा 0.1 अपॉन 20 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई 90। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.027। अब 0.027 है, हमें क्या करना है, एक्यूरेसी इन द डिटरमिनेशन ऑफ जी। अगर इसको परसेंटेज की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहे तो परसेंटेज की फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, डेल जी बाई जी इंटू 100, ये होता है हमारा परसेंटेज एरर होता है। तो परसेंटेज एरर हमारा डेल जी बाई जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.027 इंटू 100, तो ये आ जाएगी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2.7%, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3%। तो ये था हमारा जी की वैल्यू, रिलेटिव एरर, उसमें परसेंटेज एरर कितना होगा जी की वैल्यू में, वो होगा हमारा 3%। अब हमने जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के रूल्स पढ़े थे तीनों, इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में इजीली समझने के लिए लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं हम। मान लीजिए
पहला रूल हमारा क्या था, सम और डिफरेंस का रूल था। इसमें क्या था, जेड के हम दो वैल्यूज थी, जेड किसके बराबर है, दो वैल्यूज के इंडिविजुअल वैल्यूज के समीशन के इक्वल है। तो ए प्लस माइनस मतलब समीशन भी और डिफरेंस, समीशन करेंगे तो प्लस साइन यूज होगा, डिफरेंस करेंगे तो माइनस साइन यूज होगा। तो इसमें जो एरर होगा वो किसके बराबर होगा, जेड में एरर कितना होगा हमारा, जेड प्लस माइनस डेल जेड। ए में कितना होगा, ए प्लस माइनस डेल ए, प्लस बी में कितना होगा हमारा, बी प्लस माइनस डेल बी। अब इनमें क्या होगा, जो एरर की रेंज होगी वो रेंज कितनी होगी हमारी, मैक्सिमम एरर इसमें कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी जेड की वैल्यू हमारी। तो जेड की वैल्यू अगर हमारी डेल जेड होती है, ये किसके बराबर हमारे होगी, ये प्लस माइनस डेल है प्लस माइनस डेल बी के इक्वल। जब अगर हम दोनों में प्लस साइन यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम एरर। और इसकी जगह माइनस यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मिनिमम एरर आ जाएगा। तो मैक्सिमम एरर के लिए क्या करेंगे, हम प्लस साइन यूज करेंगे, डेल ए प्लस डेल बी करेंगे, ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम एरर। तो अब इसमें एरर आया किस टाइप का, ये एरर होता है हमारा सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर। डेल ए भी हमारा एब्सोल्यूट एरर है और डेल बी भी हमारा एब्सोल्यूट एरर है। तो क्या हुआ, जो दो वैल्यूज को हम जब ऐड करते हैं तो उसके अंदर जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है जेड, उसमें जो एरर आएगा वो एरर किस टाइप का होगा, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर। जो एब्सोल्यूट एरर होता है क्वांटिटीज का इंडिविजुअल का, उनका सम के बराबर होगा। सेम चीज हमारा सेकंड रूल था हमारा प्रोडक्ट का। जब दो क्वांटिटीज को हम आपस में डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो दो क्वांटिटीज हमारी जेड किसके बराबर है, ए इंटू बी के। तो उसके अंदर एरर्स क्या हो गए, तो जेड के अंदर एरर कितना है हमारा, जेड प्लस माइनस डेल जेड। और जो ए में कितना होता है हमारा एरर, ए प्लस माइनस डेल है, बी में होता है बी प्लस माइनस डेल बी। तो अब जो इसके अंदर एरर हमने कैलकुलेट किया था, उसके बाद में हमें फॉर्मूला लास्ट में क्या मिला था, जी किसके बराबर होता है, रिलेटिव एरर इन जी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन डेल बी, रिलेटिव एरर इन बी। तब इसके अंदर अगर मैक्सिमम एरर देखना चाहें हम कि मतलब जो जेड में कितना आएगा, तो वो किसके बराबर आएगा, जब प्लस साइन यूज करेंगे हम तो वो क्या होगा, मैक्सिमम एरर होगा। तो मैक्सिमम एरर किसके बराबर हो गया, रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। तो जो एरर था हमारा, तो अब कंक्लूजन क्या निकला हमारा, जो फाइनल क्वांटिटी है उसमें एरर किस टाइप का होगा हमारा, वो होगा रिलेटिव एरर। तो उसका सम ऑफ रिलेटिव एरर्स, मान लो दो क्वांटिटीज को अगर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, तो जो फाइनल क्वांटिटी है उसमें एरर निकालना होगा। तो क्या करेंगे, सिंपली हम जो उनका रिलेटिव एरर है इंडिविजुअल क्वांटिटीज उसको सम कर देंगे। थर्ड रूल पढ़ा था हमने, रेस टू द पावर। अब जेड है, जेड इक्वल्स टू ए की पावर के। अब कोई क्वांटिटी है जिसकी पावर के है, तो इसमें एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तब जो क्वांटिटी जिनको एरर के साथ लिखते हैं, जेड में कितना एरर होता है, जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल ए की पावर के। तो अब जो उसका हमने देखा था डेरिवेशन, इसके अंदर हमने क्या देखा था, जो मैक्सिमम एरर था वो किसके बराबर था, रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन ए। तो इससे हमें क्या पता लगा था, मैक्सिमम एरर इतना ही मिलेगा हमें। तो अब जो कंक्लूजन क्या निकला इसका, कि हमारे जो फाइनल क्वांटिटी है उसमें एरर कितना होगा, के टाइम्स रिलेटिव एरर। मतलब कोई भी जितनी पावर है हमारी, उस पावर के टाइम्स क्वांटिटी का, इंडिविजुअल क्वांटिटी का हम अगर रिलेटिव एरर निकाल ले तो वो किसके इक्वल होगा, हमारा फाइनल क्वांटिटी के अंदर जो भी एरर कितना आएगा वो इजीली इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, एवरी मेजरमेंट रिजल्ट्स इन अ नंबर दैट इंक्लूड्स रिलायबल डिजिट्स एंड अनसर्टेन डिजिट्स। जो रिलायबल डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट्स होती है, इसमें से अगर रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब रिलायबल डिजिट के साथ में अगर एक अनसर्टेन हम डिजिट लेते हैं, तो वो जो फिगर मिलता है हमें, उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल लेना चाहे तो मान लीजिए कोई वैल्यू है, कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब उसके हमने क्या करना है, हमें उसकी लेंथ मेजर करनी। तो उसकी मेजर करने के बाद हमें वैल्यू आई 365.5 सेंटीमीटर। अब जो 3 है हमारा, ये क्या है, एकदम एक्यूरेट है, रिलायबल डिजिट है हमारी। 6 भी हमारा एक्यूरेट है, 5 भी हमारी रिलायबल डिजिट है। यहाँ तक हमें पता है कि हमारी वैल्यू है, ये एकदम एक्यूरेट है। पर ये जो 0.5 है, ये क्या है, हमारा फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है ये। अब इसमें क्या एरर इंक्लूड होंगे, मतलब कोई भी हम मेजरमेंट लेते हैं उसमें क्या होता है, हमारा एरर तो आता ही आता है। आप कोई भी किसी भी चीज की मेजरमेंट लो, उसमें एरर इंक्लूड होता है। तो ये जो फर्स्ट हमारे अनसर्टेन डिजिट्स है, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, मतलब टोटल कितनी हो गई हमारे पास, इसमें क्या हो गया, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई हमारी। फर्स्ट तो 3 हो गए हमारी रिलायबल डिजिट्स और एक अनसर्टेन डिजिट्स। तो इन जब ये जो चारों होती है, जो चारों का पेयर होता है, उसको क्या बोला हमने, कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब अगर एक और एग्जांपल देखना चाहे तो, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इज 1.62 सेकंड्स। हियर 1 and 6 आर रिलायबल एंड 2 इज अनसर्टेन। 1.6 तक आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर ये जो लास्ट की जो डिजिट है 2, तो ये क्या है हमारा, ये अनसर्टेन डिजिट है हमारी। दस द
मेजर्ड वैल्यू हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, या मतलब इसका हम यूज क्यों कर रहे हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने कोई कैलकुलेशन करी। अब कैलकुलेशन करी तो क्या हुआ हमारे पास, जैसे कि टू फिगर्स है हमारे, एक है हमारे पास 2.52, ठीक है, और दूसरा है हमारा 3.62। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या मिलेगा, हमें कोई वैल्यू मिलेगी। अब वो वैल्यू मिली, मान लो एक्स वैल्यू मिली है, एक्स पॉइंट वाई 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 वाई, तो मतलब क्या होगा इसके अंदर, इसमें क्या है 0.52 है, इसमें क्या है 0.62 है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 0.4 डिजिट्स आएगी पॉइंट के बाद में हमारे पास। पर हमारा जो ओरिजिनल इक्विपमेंट था, हमारे पास इतनी मतलब एक्यूरेसी प्रिसीजन आया कहाँ से हमारे पास, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा सिर्फ 2 डिजिट तक हमें एक्यूरेट रीडिंग दे सकता है। पर जो हमने मल्टीप्लीकेशन किया उसमें क्या है, हमारे पास 4 डिजिट तक आया। तो मतलब ये क्या हुआ, हमें एक रॉन्ग आइडिया दे रहा है कि मतलब हमारी कोई भी वैल्यू आई है, आंसर आया है, कि वो मतलब गलत, हमें एक इंडिकेशन देता है कि इतना प्रिसाइज है ये एकदम। पर ये एक्चुअली है नहीं प्रिसाइज, इसकी हमारे हमें पता है कि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यूज थी उसमें सिर्फ 2 डिजिट्स थी हमारी, 0.2 2 डिजिट तक हमारी वैल्यू रिलायबल थी, पर जो आंसर है उसमें 4 डिजिट तक है। तो मतलब इतना हमारे जब जो भी इंस्ट्रूमेंट है हमारा, उसका लिस्ट काउंट सिर्फ 2 डिजिट तक ही जब वर्क कर रहा है, तो हमारे आंसर में 4 डिजिट कैसे आई। तो इन सब चीजों को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, एक अलग से सिग्निफिकेंट फिगर करके कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ताकि हमें ये जो प्रॉब्लम आई है हमें इससे हमें सॉल्यूशन मिल सके, और हमारी जो जितनी मेजरमेंट कैलकुलेशन है उसका हमें एक्यूरेट आइडिया लग सके। तब इसके क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं आइए देखते हैं। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसको हम कितने फिगर्स है उसके लिए हमने क्या है कुछ रूल्स बनाए हैं, जिससे हमें पता लगा सकें कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। फर्स्ट रूल है हमारा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वैल्यू है 5 6 3 7 8। अब इसमें क्या है, ये जितनी वैल्यूज है हमारी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो वैल्यू इसमें क्या है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती है वो सब हमारी क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। तो इसमें हमारे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या होंगे हमारे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जितने भी जीरो होते हैं हमारे, अगर दो नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो डिजिट्स है, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू है हमारी 23008। तो अब इसमें क्या है, हमारे जो बीच के जो दो जीरो है ये भी क्या हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आएंगे ये। तो मतलब ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी जीरो आ रहे हैं हमारे, दो नॉन जीरो डिजिट्स कौन सी हमारी, एक 3 है और एक 8 है, आर सिग्निफिकेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो अगर मान लीजिए इसके अंदर यहाँ मैं डेसिमल प्लेस भी लगा दूं तो भी क्या है, फिर भी ये हमारी कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है। तो ये हमारा सेकंड रूल होता है। और थर्ड रूल हमारा, फॉर ए वैल्यू लेस देन 1, zeros after decimal but before non-zero digits are not significant. Zero before decimal places in such a number is always insignificant. अब ये क्या बोल रहा है हमें, मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है 0.00786 वैल्यू है। तब इसमें क्या बोला है इसने, फॉर ए वैल्यू लेस देन 1, ये वैल्यू हमारी ऑब्वियसली लेस देन 1 ही है। जीरोज आफ्टर डेसिमल, जो डेसिमल है इसके बाद के हमारे जो जीरो, एंड बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स, और नॉन जीरो डिजिट्स कौन सी हमारे 786, ये जो डबल जीरो है ये हमारे क्या है, नॉन जीरो डिजिट से तो पहले हैं और डेसिमल के बाद में है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब इनको क्या करते हैं, ये जो फिगर्स है हमारा ये दो, ये हमारे क्या नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। अगर इसमें अगर सिग्निफिकेंट डिजिट देखना चाहो तो कितनी होगी, 1 2 और 3। तो इस जो नंबर है इसमें हमारी क्या है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसके अंदर। जीरो बिफोर डेसिमल प्लेस इन सच ए नंबर इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल से पहले जो जीरो आ रहा है ये भी हमारा क्या है, इनसिग्निफिकेंट डिजिट है। तो हमारी सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होगी इसमें, 3 होगी, 7 8 एंड 6। थर्ड रूल है हमारा, फोर्थ रूल है, ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल प्लेसेस आर इनसिग्निफिकेंट। अब मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास में, लाइक इधर लिखते हैं 3500। अभी जो 3500 है, तो इसमें क्या ये जीरो और जीरो, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग नंबर से, ये हमारे ट्रेलिंग जीरो है हमारे, ये विदाउट डेसिमल प्लेसेस आर इनसिग्निफिकेंट, इसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं है। पर ये जो नंबर है ये हमारा इनसिग्निफिकेंट है। तो इसमें अगर सिग्निफिकेंट डिजिट हम देखना चाहें तो 3 एंड 5 होगी, ये दो नहीं होगी, डबल जीरो ये नहीं होगी। तो इसमें टोटल कितने हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे, 2। और सेम टू सेम एग्जांपल अगर मैं और कोई देखना चाहें तो हम मान लीजिए 65000 है। तो इसमें हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई, 6 एंड 5, ओनली दो होगी। ये जो जीरो जीरो है ट्रेलिंग जीरो,
ये हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं है, तो इसमें भी कितनी हुई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। फोर्थ रूल है ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विथ अ डेसिमल प्लेसेज आर सिग्निफिकेंट। अब जितने भी ट्रेलिंग जीरो होते हैं हमारे, अगर डेसिमल जो प्लेस है विथ अगर डेसिमल प्लेस आ रहा है उस डिजिट में, तो वो क्या होंगे, वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। इसका एग्जांपल लेना चाहे तो हम 63.500। तो अब इसमें क्या है, हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, इसमें हमारे 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। एक और एग्जांपल लेना चाहें, अगर इसको हम मान लें 0.63500 लिखते हैं इसको अगर, तो भी क्या होगा, इसमें जो जीरो जीरो है ट्रेलिंग जीरो, पर इसमें क्या डेसिमल प्लेस के साथ आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे, ये भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कॉशन टू रिमूव एम्बिग्यूटीज इन डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये क्या होता है देखते हैं। मान लीजिए फर्स्ट रूल हमारा क्या है, चेंज ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब ये रूल क्या बोलना चाह रहा है हमारा, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, कोई मेजरमेंट ली किसी चीज की हमने, तो हमारे पास क्या आई, 4.700 मीटर आई। अब इसको हमने यूनिट कन्वर्जन किया, यूनिट कन्वर्ट करने के बाद में हमें क्या आई वैल्यू, 470.0 सेंटीमीटर। अब इसका हमने फिर से यूनिट कन्वर्जन किया, 4700 mm। और अब क्या, इन दिस फर्स्ट टू क्वांटिटीज हैव 4 बट थर्ड क्वांटिटीज हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मान लीजिए फर्स्ट दो क्वांटिटीज हमारी, इनमें क्या है, 4 है। 4 कैसे है हमारे, अगर डेसिमल के साथ में अगर ट्रेलिंग जीरोज आ रहे हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। तो ये भी हमारे 4 है। अब ये जो है इसके अंदर भी सेम रूल अप्लाई होगा, डेसिमल के साथ में अगर ट्रेलिंग जीरोज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। पर इसमें क्या हुआ, हमने जब यूनिट कन्वर्जन किया तो क्या हुआ, ये ट्रेलिंग जीरोज है विदाउट डेसिमल, तो अब क्या हो जाएंगे, ये इसके अंदर 2 होते हैं और एक ही वैल्यू के हमारे अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। तो ये रूल्स होता है, ये क्या होता है, एम्बिग्यूटीज है हमारी। तो इसको हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, कुछ रूल फॉलो करते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। और साइंटिफिक जो नोटेशंस होते हैं टू रिपोर्ट मेजरमेंट्स, तब मेजरमेंट को रिपोर्ट करने के लिए क्या साइंटिफिक नोटेशन यूज कर रहे हैं हम, कि मतलब कोई भी नंबर है, नंबर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10, उसको 10 की पावर में हम एक्सप्रेस करते हैं, लाइक a इंटू 10 की पावर b। जहां a क्या है हमारा, a क्या है हमारा, कोई नंबर है, बेस नंबर है a हमारा, और जो 10 की पावर b है, जो a है हमारा, कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये 1 to 10 वेरी कर सकता है। और जो b है हमारा, b क्या होता है हमारा, b इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और b होता है इसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये दोनों तरह से वेरी कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल और सेम है, 4.700 मीटर्स। अब इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, मीटर से अगर इसको हमने यूनिट कन्वर्जन किया तो कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो उसको क्या कर दिया हमने, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर कर दिया। अब फिर इसको अगर आप mm में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 3 mm एंड 4.70 into 10 की पावर 3 इन ऑल द अबव, सिंस पावर ऑफ 10 आर इरेलेवेंट। अब क्या होता है, जो पावर होती है 10 की, वो होती है हमारी इरेलेवेंट होती है। जो हमारे बेस जो नंबर होता है उसमें जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वही हमारे पूरे नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स। और जो बेस था हमारा, बेस क्या था हमारा, बेस था हमारा 4.00। जो ए होता है हमारा, ये क्या था, बेस हमारा, ये 4.700 था। तो इसमें क्या थे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। तो हमारा जो 10 की पावर कितनी भी यूनिट चेंज करो, तो ये सब हमारा इरिलेवेंट है। जो हमारा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे जाएंगे वो हमेशा ऑलरेडी किसी भी केस में 4 ही होंगे हमारे इसमें। थर्ड रूल है हमारा, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग एग्जैक्ट नंबर कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब मान लीजिए कोई एग्जैक्ट नंबर है, उससे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो एग्जैक्ट नंबर होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 है, 2 कम 2 भी लिख सकते हैं, इसको 2.0 भी लिख सकते हैं, इसको 2.00 भी लिख सकते हैं। तो अब ये क्या है, अकॉर्डिंग टू हमारा जो रूल था उसके अकॉर्डिंग, कि मतलब डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं अगर किसी वैल्यू के अंदर ट्रेलिंग जीरोज विद डेसिमल, तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट होते हैं। तो इसके अंदर मान लीजिए इसमें 2 हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, इसमें हमारे 2 हो गए, इसमें हमारे 3 हो गए। तो क्या होता है हमारा, जो भी है मल्टीप्लाई और डिवीजन के टाइप में एग्जैक्ट नंबर क्या होते हैं, इनके इनफाइनाइट होते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। रूल्स फॉर एरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जो एरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं लाइक डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो इन सब चीजों में क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं। और रूल्स क्या है, सबसे पहला रूल है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल। इसमें क्या होता है, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटर्न एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर इज इन द ओरिजिनल नंबर विद द लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब जो भी हमारे पास दो वैल्यूज है, एक मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारे पास मास की वैल्यू है 4.237 ग्राम। अब इसमें क्या है, हमारी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, मतलब 1 2 3 4, मतलब नॉन जीरो जितनी भी डिजिट्स होती है हमारी, वो क्या होती है, हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंसीडर करते हैं। तो इसमें हमारी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है।
एंड वॉल्यूम में कितनी है हमारी 2.51। तो इसमें क्या होगी हमारी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो अब क्या होगा अगर हम डेंसिटी निकाल रहे हैं दोनों का आपस में क्या कर रहे हैं डिवीजन, हम इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो जो सिग्निफिकेंट जो फिगर आएगा फाइनल वैल्यू के अंदर वो क्या होगा, जो भी हमारा जो मिनिमम नंबर है, लोवेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स थी उसी के बराबर होगा। अब लोवेस्ट कौन सी थी हमारी 4 और 3 में से, वॉल्यूम में क्या थी हमारी 3 थी सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो हमारे जो डेंसिटी होगी उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट यूज करेंगे वो ओनली 3 करेंगे। और डेंसिटी को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आई वैल्यू 1.68804। अब इसमें से हमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, तो उसमें से हम रखेंगे लोएस्ट वाला। लोएस्ट हमारे किसमें तो वॉल्यूम में थे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो लोएस्ट हमारे जो आंसर होगा इसको डेनोट करेंगे हम 1.69 ग्राम लिख के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सेम टू सेम अगर सब्सट्रैक्शन और एडिशन है इसमें भी हमारा अलग रूल फॉलो करते हैं। The final result should retain as many decimal places as there in the original number with the least decimal places। अब सब्सट्रैक्शन आप जब डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, जो लीस्ट डेसिमल प्लेस है तो फाइनल हमारी जो वैल्यू होती है उसमें वही यूज करते हैं। एडिशन के लिए हमारे कैसे है, जैसे कि दो नंबर है 436.32, इसमें क्या है हमारे 2 डिजिट है डेसिमल के बाद में। अब है 227.2, इसमें क्या है ओनली 1 डिजिट है हमारे डेसिमल के पास में। एंड 0.301 इसमें क्या है 3 डिजिट्स है। तो आंसर हमारा आया 663.821। तो हमने जब इसको एडिशन किया तो ये आया, पर इसमें से हमें वैल्यू रखनी कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, इसमें हम रखेंगे लीस्ट, जो भी लीस्ट डेसिमल प्लेस में जो नंबर था सिर्फ उतने ही रखेंगे हम। इसमें क्या है 227.2 है, इसमें क्या है ओनली 1 डेसिमल प्लेस था इसके अंदर। तो हम जो आंसर आएगा हमारा उसको कैसे डिनोट करेंगे 663.8 ओनली, मतलब एक डेसिमल लीस्ट जो डेसिमल प्लेस था हमारे तीनों में जब ऐड किया था हमने उनको, तो वो वैल्यू रखते हैं। और ये क्यों रखते हैं इसका एक रीजन होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक्चुअली प्रिसीजन शो करता है हमारा। अब ये जो जैसे था आपने डिवीजन किया, डिवीजन करने के लिए हमारे पास क्या थी, दो वैल्यूज थी 4.237 एंड वॉल्यूम था 4.2.51। तो ये क्या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही ये क्या था प्रिसाइज था। पर जो हमारा आंसर आया उसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो 5 डेसिमल प्लेसेस तक ये प्रिसीजन कैसे आया, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट ही 3 तक कैलकुलेट कर सकता है, तो 5 तक तो मतलब ये क्या हो गया हमारा इररिलेवेंट एक तरह से है। जितने भी हमारे जो फिगर्स है इसमें सारे इररिलेवेंट है, और हमें जो कैलकुलेशन करेंगे जिससे जो एस्टिमेशन करेंगे वो सारा रॉन्ग आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करके इसको 1.69 इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा जो भी मेजरमेंट है, जो भी अप्रोक्सीमेशन हम जब कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट बैठे हमारा। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। अब जो अनसर्टेन डिजिट्स होती है हमारी, तो उसको हम राउंड ऑफ करने के लिए क्या कुछ रूल्स करते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल था उसमें हमने डेंसिटी कैलकुलेट की थी, तो डेंसिटी में क्या था हमारा 1.6 अप टू 4 डिजिट्स थी। तो अब क्या था हमें लेनी की थी हमें ओनली 2 डिजिट्स तक सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा था, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हमें जो वैल्यू लेनी थी। तो बाकी की वैल्यूज थी इनको क्या करना पड़ता है, हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो राउंड ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स है हमारे पास। रूल्स क्या क्या है, फर्स्ट रूल है हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5। अगर हमारी जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है अगर ग्रेटर देन 5 है, फॉर एग्जांपल 8.137 है, इसमें हमारी इनसिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी है, ये 7 है। तो अगर 7 को अगर हमें रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे, अगर ये 5 से बड़ी है तो क्या करेंगे हम, जो पहले वाली डिजिट है हमारी 3 इसको क्या करेंगे 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 8.14। प्रीसीडिंग डिजिट इज रेस्ड बाय 1। अगर हमारी इनसिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है लेस देन 5 है, तो हम क्या करते हैं प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। हमारे अनसेट ये जो इनसिग्निफिकेंट फिगर हमारा 2 था ये लेस देन 5 है, तो हम जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ के टाइम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली रिमूव कर सकते हैं। और जो पहले वाली डिजिट है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 5 है ये हमारी 2 जो वैल्यू है ये। और थर्ड रूल होता है हमारा अगर इनसिग्निफिकेंट डिजिट 5 के बराबर है इक्वल टू 5 है, तो क्या होगा इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन इट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। अगर मान लीजिए 5 है हमारा लास्ट इनसिग्निफिकेंट डिजिट हमारी, और अगर इसको हमें रिमूव करना है तो रिमूव करेंगे तो अगर पहले वाला नंबर चेक करते हैं हम, अगर ये इवन है तो इवन के केस में क्या करते हैं उसको जैसा था वैसा का वैसा ही इसको छोड़ देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा 8.12 का 8.12 ही रखेंगे हम। अगर इन केस अगर पहले वाली डिजिट हमारी क्या है ऑड है, तो ऑड के केस में क्या करते हैं हम एक से उसको इंक्रीज कर देते हैं। फॉर लाइक 8.135 है हमारी, तो हमारी 3 है जो ये क्या है, ये हमारा क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है और लास्ट इनसिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी है 5 है। तो हम क्या करेंगे 3 है उस 3 को क्या कर देंगे एक से इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 8.14। एग्जाम्पल 2.13, इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया, ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर।
व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे ओरिजिनल वैल्यू क्या है क्यूब की, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्यूब की ईच साइड कितनी है हमारी, a इक्वल्स टू 7.203 मीटर्स। अब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमने जितने भी रूल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है हमारी, इसमें टोटल 4 है, 1 2 3 एंड 4। तो क्या हो गया हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। सरफेस एरिया क्यूब का होता है हमारे पास 6a²। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 311.299254 मीटर स्क्वायर। अब क्या है हमारा, आपने क्या रूल्स पढ़ा था कि हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है जो ओरिजिनल वैल्यू के अंदर जो फाइनल रिजल्ट होता है उससे ज्यादा हमारे नहीं हो सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो आंसर आता है उसमें। तो हमारी बेस क्वांटिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे हमारे, 7.203 हमारे पास थी साइड, इसमें थे हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारा जो सरफेस एरिया कैलकुलेट किया है हमने, तो उसमें क्या है हमारे 4 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकते हैं। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो उसको कहाँ करेंगे हम, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4। और जो हमने रूल पढ़ा था तो रूल में क्या पढ़ा था, अगर जो हमारी इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स अनसर्टेन डिजिट्स है, तो अनसर्टेन डिजिट्स कौन सी हमारी 9 है इसके अंदर। तो अगर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो क्या रूल होता है हमारा कि अगर एक ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 है तो क्या होगा, जो पहले वाली डिजिट होती है उसको क्या करते हैं हम 1 से इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका हमारा हो जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। और सेम केस हम वॉल्यूम में देखें हम तो वॉल्यूम होता है हमारा ए क्यूब के इक्वल, ये हो जाएगा 7.203 का होल क्यूब, विच विल बी इक्वल टू 373.714754 मीटर क्यूब। अब क्या इसके अंदर हमारा, हमें इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स था कि इसको राउंड ऑफ करना है। तो हम कैसे करेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब जो हमारे इनसिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, इसमें 1 है हमारा। तो 1 हमारा क्या है, लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज इसको छोड़ देंगे हम। तो जो हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे हम, तो वो लिखेंगे 373.7 मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है 2.14। इस एग्जांपल में क्या बोला गया है, 5.74 ग्राम्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस इस डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। अब क्या हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखते हुए। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, मास गिवन है। मास है हमारे पास 5.74 ग्राम्स और हमारा वॉल्यूम कितना है हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है, बेस वैल्यू में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, मास के अंदर हमारे पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो वॉल्यूम में हमारे पास उसमें है 2। तो जो हमारे फाइनल वैल्यू होगी तो उसमें मिनिमम कितने होने चाहिए हमारे, मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही, सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही हम वो वैल्यू है उसको हम मेंशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारी डेंसिटी हमने कैलकुलेट की, रो इज इक्वल्स टू एम बाई वी विच इज इक्वल्स टू 5.74 अपॉन 1.2। तो हमारे पास ये आंसर आया 4.7833। तो अब क्या हमारा जो डेंसिटी आई है हमारे पास में, उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, तो उसमें हमारे पास हमें सिर्फ उसको राउंड ऑफ करना है ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, मतलब 4 और 7 तक ही हमें इसको राउंड ऑफ करना है। तो उसको राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इनसिग्निफिकेंट डिजिट है जो कि हमारी 8 है। अब 8 क्या है हमारी, ग्रेटर देन 5 है। तो ग्रेटर देन जब जो 5 होती है हमारी, तो उसके अंदर क्या करते हैं, उससे जो पहले वाली जो वैल्यू होती है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं बाई 1। तो मीन्स इसको क्या करेंगे हम 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर आएगा हमारा, इसको मेंशन करेंगे हम 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 7 को 1 टाइम इंक्रीज करेंगे बाई 1 तो ये हो जाएगा 4.8। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब जो अनसर्टेनिटी होती है उसको डिटरमाइन करने के बाद कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं देखते हैं। सबसे पहला रूल होता है एड अ लोएस्ट नंबर ऑफ अनसर्टेनिटी इन द ओरिजिनल नंबर। अब अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हमारे पास रूल है कि कैसे
डिसाइड करेंगे कि उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, तो उसमें उसका जो सबसे लोएस्ट नंबर होता है उसको हम ऐड कर दो उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अनसर्टेनिटी 3.2 में कितनी होगी हमारी, तो 2 में सबसे लोएस्ट नंबर क्या हो सकता है हमारा, 0.1 है प्लस माइनस, तो उसको हम क्या लिखेंगे, फॉर 3.2 विल बी प्लस माइनस 0.1 हो जाएगी, ये हो जाएगी अनसर्टेनिटी इसके अंदर। अगर मान लीजिए 2 डेसिमल प्लेस तक हमारे वैल्यू है कोई 3.22, तो उसमें मिनिमम नंबर हम कौन सा ऐड कर सकते हैं, 0.01, तो ये क्या हो जाएगी अनसर्टेनिटी इसमें प्लस माइनस 0.01 हो जाएगी। अब इसको हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। उसके बाद क्या करते हैं हम, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं इसके अंदर, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राउंड ऑफ द डेसिमल प्लेसेज इन अनसर्टेनिटी टू गेट द फाइनल अनसर्टेनिटी रिजल्ट। तो लास्ट में जब हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग। तो उसको एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसका एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं रेक्टेंगल का हमारा। अब जो रेक्टेंगल होता है उसकी लेंथ होती है हमारी 16.2 सेंटीमीटर लेंथ है इसमें, और जो ब्रेड्थ गिवन है हमारी कितनी है, 10.1 सेंटीमीटर। तो अब इसमें क्या गिवन है हमें, एक्चुअली जो हमारे जो लेंथ है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं हमारे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जो ब्रेड्थ है इसमें कितने हैं, इसमें भी 3 है। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू होगा उसमें भी कितने होंगे, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली 3 ही रख सकते हैं हम। तो अब क्या किया हमने, इसमें अनसर्टेनिटी हम पहले इसमें कैलकुलेट करेंगे कितनी है। जो लेंथ है हमारी 16.2 सेंटीमीटर, इसमें मिनिमम नंबर हम क्या ऐड कर सकते हैं, 0.1, तो इसमें अनसर्टेनिटी कितनी हुई, 0.1 की अनसर्टेनिटी हुई। और 0.1 को अगर हम परसेंटेज में लिखें तो कितना हो जाएगा, ये 0.6% अनसर्टेनिटी हमारी जो लेंथ है इसके अंदर। और जो ब्रेड्थ है हमारी इसमें क्या है, 10.1 है, तो इसमें मिनिमम नंबर कौन सा ऐड कर सकते हैं हम, 0.1 कर सकते हैं। तो इसमें अनसर्टेनिटी कितनी हुई हमारी, 0.1 की। अगर इसको हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1% अनसर्टेनिटी इसके अंदर हमारी। जब हम एरिया निकालना है अब हमें, तो रेक्टेंगल का, तो एरिया के लिए क्या करते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया वैल्यू, यही 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आया, जब लेंथ और ब्रेड्थ को हमने मल्टीप्लाई किया। और हमारा जो अनसर्टेनिटी थी वो आई हमारे पास 1.6%। अब जो 1.6% हमारी जो अनसर्टेनिटी आई है, तो अभी जो 1.6% है इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, और जो हमारा एरिया है इसको हम राउंड ऑफ करेंगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो हमारी जो लेंथ और ब्रेड्थ थी उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 3 थे। अनसर्टेनिटी थी उसमें क्या थे हमारे, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स था अनसर्टेनिटी के अंदर हमारे। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगी उसमें भी क्या होगा, ओनली 1 अनसिग्निफिकेंट फिगर्स ही हो सकता है। तो अब हमारा 164 हमारे पास वैल्यू आई, तो इसमें हम क्या करेंगे, कैसे आई 164, जैसे 163.62 है, तब इसमें क्या है हमारे अनसर्टेन जो है, अनसर्टेन यूनिट कौन सी, इनसिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है हमारा, 6 है। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, 6 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 5 है, और इससे पहले वाला नंबर क्या है, ऑड है हमारा। तो जो ऑड के केस में क्या करते हैं, इसको हम 1 से इंक्रीज कर देते हैं। तो इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो हो जाएगा 164। और जो हमारा अनसर्टेनिटी थी वो क्या है, 2.6 है। तो अब इसके अंदर हमारा जो 6 है ये क्या है, हमारा इनसिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या है हमारा, ग्रेटर देन 5 है ये। और इससे ग्रेटर देन जब 5 होता है हमारा, जब ग्रेटर देन 5 है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो पहला वाला नंबर है उसको क्या करते हैं, बाई 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो जो हमारा जो एरिया होगा, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा, 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, तो ये क्या है हमारा अनसर्टेनिटी है इस एरिया के अंदर। अनसर्टेनिटी के हमारे पास कुछ रूल्स और होते हैं। तो फर्स्ट रूल है हमारा, फॉर अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ n significant figures, the result will be valid to n significant figures or less only in case of subtraction। तभी क्या है, इसको एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास कोई वैल्यू है 12.9 और 7.06। अगर इन दोनों का आपस में क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज किया हमने सब्सट्रैक्शन का, तो हमारे पास आंसर आया 5.84 आया। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे 12.9 में कितने हैं, 3 है। 7.06 में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास, 3 है। तो फाइनल क्वांटिटी जो होती है उसमें 5.84 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। पर अनसर्टेनिटी के केस में हम क्या करते हैं, ये रूल फॉलो नहीं करते। अनसर्टेनिटी के केस में हम क्या रूल फॉलो करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज होते हैं उस वैल्यू तक, उसको हम जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज इसमें कितने हैं, 1 है, इसमें 2 है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा होगा 5.8, ना कि 5.84। ये था हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है हमारा, द रिलेटिव एरर ऑफ ए नंबर, relative error of value of a number specified to be significant figures depend not only on n but on the number itself। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। ये क्या होता है हमारा, मान लीजिए 2 नंबर है,
1.02 एंड 9.89। तो अब इसमें क्या है, इन दोनों के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है हमारी, तो हम क्या करते हैं, मिनिमम नंबर का जो नंबर ऐड कर सकते हैं वो होती है अनसर्टेनिटी। तो 1.02 के अंदर मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस 0.01। 9.89 में भी मिनिमम नंबर क्या ऐड कर सकते हैं हम, 0.01। तो इस नंबर से दोनों में क्या हुआ, अनसर्टेनिटी कितनी हुई हमारी, 0.01। पर इसको हम अगर रिलेटिव एरर परसेंटेज की फॉर्म में अगर शो करें तो कैसे शो करेंगे, 1.02 है, तो इसको अगर हम परसेंटेज निकालेंगे इसका, अगर रिलेटिव एरर निकालते हैं इसका, तो कितना आता है हमारा, 1% आता है। जो अनसर्टेनिटी है इसमें 1% अनसर्टेनिटी है। और जो 9.89 अगर इसका हम रिलेटिव एरर निकालें, मतलब जो भी रिलेटिव एरर निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, 0.1% आएगा। तो पर अब बोलना क्या चाह रहा है हमारा, ये रूल क्या हमें इंडिकेट करता है, जो रिलेटिव एरर होता है ऑफ ए नंबर स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड नॉट ओनली ऑन एन। सिर्फ ये एन पे डिपेंड नहीं कर रहा है हमारा कि मतलब कितने हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, उस पे वैल्यू डिपेंड कर रहा है। ये जो नंबर था हमारा ओरिजिनल नंबर 1.02, ये इस पे डिपेंड करेगा, ना कि इस पे कि मतलब इसमें मिनिमम हमने 0.01, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, इसमें डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स थे, तो इसमें हमारा अनसर्टेनिटी 0.1, अनसर्टेनिटी तो 0.1 है, पर जो रिलेटिव नंबर है वो जो ओरिजिनल नंबर हमारा उस पर डिपेंड करता है। इसमें 1 था तो इसलिए हमारा 1% आया, इसमें था इसमें था हमारा 9.89, तो इसमें हमारा कितना आया, 0.1% इसमें रिलेटिव एरर आया। हैंस द रिलेटिव एरर डिपेंड्स ऑन नंबर इटसेल्फ, जो रिलेटिव एरर होता है वो ओरिजिनल नंबर पे ही डिपेंड करता है। थर्ड रूल है हमारा, intermediate result in multi-step computation should be calculated to one more significant figures in every measurement than the number of digits in the least precise measurement। अब ये रूल क्या बोलते हैं हमारे, मान लीजिए हम कोई वैल्यू है उसका हम क्या करते हैं, इनवर्स निकालते हैं। मान लीजिए वो वैल्यू है हमारी 1/9.58। अगर हमने इसका जो कैलकुलेट किया था हमारे पास वैल्यू आई 0.1044। पर अब क्या किया हमने, अगर इसका हम रिवर्स करते हैं, इसको अगर वापस रिवर्स करें हम, जैसे कि 1/0.104 करते हैं, तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आनी क्या चाहिए थी, 9.58, पर आ क्या रहा है हमारे पास 9.56। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ना हो, अगर इस टाइप की कंडीशन हमारे पास क्रिएट ना हो, तो इसलिए क्या करते हैं हम, मल्टी स्टेप जब कंप्यूटेशन करते हैं उसके अंदर, तो हम क्या करते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं वन मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर्स हम एक्स्ट्रा रखते हैं हमेशा। तो जैसे कि इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे तो क्या होगा, 0.1044 रखते हैं अगर हम इसकी जगह 104 की जगह, तो हमारे पास क्या आती है, ओरिजिनल वैल्यू ऑटोमेटिक रिट्रीव हो जाती है। तो रूल क्या बताता है, हमारे मल्टी स्टेप कंप्यूटेशन में हम एक सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्स्ट्रा लेके चलते हैं हमेशा, ताकि हमारा जो मेजरमेंट है वो हमारे एकदम एक्यूरेट बैठे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब पहली बात तो ये कि डायमेंशंस क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी की। तो डायमेंशन क्या होती है, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। तो डायमेंशन किसको बोलते हैं, कि जो बेस क्वांटिटी है उसकी हम कितनी पावर रेज कर रहे हैं फिजिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं अराउंड अ क्वांटिटी, व्हिच मींस दैट वी आर डीलिंग विद द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी। In this type of representation, the magnitude are not considered. It is the quantity of the type of the physical quantity that enters. For example, length है हमारा, अब लेंथ है हमारा कितनी है, 10 मीटर से। इसको अगर हम डायमेंशंस की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे इसको हम, L to the power 1, मतलब रेज टू द पावर 1, मतलब जो बेस क्वांटिटी थी हमारी लेंथ की पावर 1 रेज की, तो ये क्या हो गया हमारी, इसकी डायमेंशन हो गई लेंथ की। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो मैग्नीट्यूड था हमारा 10, इसको हम नहीं लिखते हैं इसमें हम ओनली सिर्फ जो हमारी जो बेस क्वांटिटी थी उसकी पावर कितनी रेज की थी, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होते हैं ये यूज करते हैं दोनों साइड में। तो इस तरह ये होता है हमारा नोटेशन, इस टाइप से कर सकते हैं हम डायमेंशंस को। डायमेंशनल फॉर्मूला एंड इक्वेशन। अब डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन ये क्या होती है देखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला is the expression which shows how and which of the base quantity represents the dimensions of a physical quantity। मतलब इसमें कौन कौन से हमने बेस यूनिट क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट करी है डायमेंशंस के अंदर, वो हमें इससे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला से। सबसे पहली बात, हमारी बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, हमारी 7 बेस क्वांटिटीज होती है। पर जनरली हम जो मोस्ट ऑफ टाइम जितनी भी हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, हम मास के लिए हम यूज करते हैं m, लेंथ के लिए हम यूज करते हैं l, एंड टाइम के लिए क्या यूज करते हैं t। तो जनरली हमारी जितनी भी क्वांटिटीज होती है उन सबको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बाकी जो टेम्परेचर होता है हमारा,
उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन में। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये चार चीजें ही यूज आती है और टेम्परेचर हमारा इतना यूज नहीं आता। मेनली हम डील करेंगे मास, लेंथ एंड टाइम से। अब मान लीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। अब फॉर्मूला जैसे कि इज द एक्सप्रेशन विच सोच हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट। अब कौन सी और कैसे बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करिए उसे हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम का, उसका कैसे लिखोगे आप, उसका लिखेंगे एम नॉट एल क्यूब एंड टी नॉट। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, हमारे वॉल्यूम का हो गया। अब सेम टू सेम अगर हम क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी या स्पीड होता है, उसका अगर हम यूज करें तो उसको कैसे मेंशन करेंगे हम, उसको हम ऐसे मेंशन करेंगे एम नॉट एल टी माइनस वन। तो ये किसका हो गया, हमारा स्पीड या फिर लाइट का वेलोसिटी का हो गया। इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम टू सेम अगर एक्सीलरेशन है हमें, उसे अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले की टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैसे करेंगे, उसको करेंगे एम नॉट एल टी माइनस टू। तो ये हो गया हमारा स्पीड का, ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन का। तो इस टाइप से हम, ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आता है हमारा डायमेंशनल इक्वेशन। अब डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया, उसके बाद डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। इज एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। अब जब हम ये जो फॉर्मूला हमने मेंशन किया है, इसके साथ में अगर हम फिजिकल क्वांटिटी भी रिप्रेजेंट कर दे तो वो उससे जो हमें जो चीज मिलती है वो होता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, अगर हम पहला एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। अगर इसको डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो इसको हम ऐसे करेंगे एम नॉट एल थ्री टी नॉट। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है तो इसे हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। अब स्पीड है, स्पीड को हम करते हैं न्यू से, विच इज इक्वल्स टू, तो ये जो हमारा ये है डायमेंशनल इक्वेशन स्पीड, स्पीड की या वेलोसिटी की। अब फॉर सेम टू सेम अगर फोर्स है, फोर्स को हम डायमेंशनल इक्वेशन की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये होता है हमारा एम एल टी माइनस वन। डेंसिटी है हमारी, इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें हम तो ये हो गया हमारा, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं हम डायमेंशनल इक्वेशन। और जो ये जो हमारे आगे ये जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, और जब फिजिकल क्वांटिटी के साथ में उसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम तो उसे बोलते हैं हम डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल एनालिसिस, हमने अब तक क्या किया, सबसे पहले हमने समझा कि डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं। उसके बाद में डायमेंशनल इक्वेशन किसको बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशनल एनालिसिस होती है ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है हमारी, तो अब ये काफी चीजों में हमें हेल्प करती है, इसका काफी इंपॉर्टेंस होता है। मतलब कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो। और डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई रिलेशन से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज उनके बीच में अगर रिलेशन हमें डेराइव करना है तो हम डायमेंशन एनालिसिस करके उनका इजीली उनके बीच में जो होता है डेरिवेशन आराम से इजीली हम जो भी रिलेशंस होते हैं डेराइव कर सकते हैं उनके बीच में। आप डेरिवेशंस कोई करते हैं हम वो भी इजीली चेक कर सकते हैं। और मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है, होमोजेनिटी वगैरह सब आराम से हम इजीली काफी हेल्पफुल होती है। और जो डायमेंशन एनालिसिस होते हैं इसके क्या होता है, कुछ फिक्स रूल्स होते हैं कि इनको डायमेंशन एनालिसिस हम कैसे कंडक्ट करना है, उसके रूल्स क्या होते हैं देखते हैं। अब जो डायमेंशन एनालिसिस होती है, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव द सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब ये जो होता है सेम जो डायमेंशन होती है उसी को हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, फिनोमेना होता है या फिर जो प्रॉपर्टी होती है इसकी, तो ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस बोलते हैं इसको हम। मतलब सिर्फ जो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए तभी उनमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। डायमेंशंस कैन बी मल्टीप्लाइड एंड कैंसिल्ड लाइक नॉर्मल एल्जेब्रिक मेथड्स। जो इनको हम नॉर्मल एल्जेब्रिक मेथड की हेल्प से कैंसिल भी कर सकते हैं। मान लीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास कोई अलग अलग डायमेंशन है, ऊपर है हमारे पास एल, इधर है टी, ये डायमेंशन है। बेस में हमारे पास मान लीजिए एम नोड एल जीरो टी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे फाइनल डायमेंशन क्या मिलेगी हमें, एम नोड एल टी नोड। तो ये क्या हुआ, हमारे डायमेंशंस क्या होती है, इनको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, लाइक नॉर्मल जो होता है एल्जेब्रिक मेथड्स। इन मैथमेटिकल इक्वेशंस क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड मस्ट ऑलवेज हैव सेम डायमेंशंस। अब कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं हम, जैसे कि E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है,
तो अब ये मैथमेटिक जो फॉर्मूला है हमारा, ये अगर सही है कि नहीं, तो उसका कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि दोनों साइड में जो क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटीज, इनके क्या होती है, डायमेंशंस जो होती है वो एकदम सेम होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ स्पेशल फंक्शनल्स लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। जो हमारे जो स्पेशल फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग जो इसका भी लेते हैं, तो या फिर रेशियो लेते हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब एग्जांपल लेना चाहें तो हम देख सकते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी का एग्जांपल। जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस किसके बराबर होती है, हमारी स्पीड इनटू टाइम। अगर इसको हम डायमेंशंस के फॉर्म में लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस हमारा, इसको लेंथ से मेजर करते हैं एल से, और जो स्पीड होती है वो होती है एल टी माइनस वन, जिसको हम शॉर्ट में एम नोट एल टी माइनस वन की जगह डायरेक्ट हम एम नोट, एम की वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो है, तो उसको हम डायरेक्टली इसको एल टी माइनस वन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो टाइम है हमारा वो क्या हो जाएगा, टी। अब जो डायमेंशंस होती है इनको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, लाइक एल टी गेट्स कैंसिल्ड एंड द इक्वेशन बिकम्स एल इक्वल्स टू एल। अब क्या हुआ, हमारा जो स्पीड ऑफ टाइम थी एल टी माइनस वन थी इंटू टी थी, तो ये क्या हुआ माइनस वन और ये प्लस वन, तो ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गए, तो क्या हो गया हमारा, दोनों साइड में डायमेंशन सेम हो गए, दोनों साइड में क्या हो गया, मतलब लेंथ ही रही हमारी, दोनों साइड की सेम होमोजेनिटी रही इस इक्वेशंस की हमारी। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब जो डायमेंशन एनालिसिस हम कंडक्ट करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ के अंदर, तो वो देखना चाहे तो क्या होता है, चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। जो इक्वेशंस होती है उसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हम चेक कर सकते हैं। A dimensionally correct equation must have same dimensions of both of the side of the equation। हमने पहले भी देखा था कि मतलब जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होती है, जो उसके दोनों साइड में क्या होती है, सेम डायमेंशंस होनी चाहिए। A dimensionally correct equation need not to be correct equation, but a dimensionally incorrect equation is always wrong। अब मान लीजिए हमने कोई फॉर्मूला डेराइव किया, कोई डायमेंशनल इक्वेशन दी हमने, तो अब जो मान लीजिए कोई इक्वेशन है, इधर है एक्स हमारा और इधर है हमारे वाई। अब हमने डायमेंशन इनका एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद क्या पता लगा हमें, कि जो एक्स है हमारे, जो भी रिलेशंस था इनके बीच में, तो जो लास्ट वैल्यू मिली हमारी, जो जो उसकी जो डायमेंशन है और जो वाई है हमारा, इनकी डायमेंशन क्या है, सही है। तो मतलब क्या हुआ, डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशनली तो करेक्ट है ये, तो इसका मीन क्या होगा हमारा, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको हम क्या माना जाएगा, उसको हम करेक्ट इक्वेशन मानेंगे, वो हमेशा करेक्ट होगा। पर अगर डायमेंशन एनालिसिस में ही अगर ये फेल हो गया हमारा, मान लो ये एक्स की वैल्यू हमारी कुछ आई और वाई से अगर मैच नहीं हुई, तो क्या होगा, ये जो हमने पूरा फॉर्मूला डिराइव किया था ये पूरा ही गलत होगा हमारा। तो मतलब क्या होता है, डायमेंशनली अगर जो करेक्ट है हमारी इक्वेशन, वो हमारी करेक्ट होती है, अगर डायमेंशनली हमारी जो इनकरेक्ट इक्वेशन है वो हमेशा ही गलत होती है। मतलब बेस क्या होगा, डायमेंशन एनालिसिस है तो मतलब ठीक है, सही है इक्वेशन, इसको हम आगे इसमें कुछ कर सकते हैं और आगे इसको मतलब एक्सपांड कर सकते हैं या फिर और कैलकुलेशन इसमें करके कर सकते हैं। पर अगर डायमेंशन एनालिसिस ही उसकी रॉन्ग है तो मतलब उसको वहीं छोड़ दो, फिर वो मतलब गलत ही है हमारी। इसका एग्जांपल लेना चाहिए, देख लीजिए, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे x इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसको डायमेंशनल लिखे तो जो x हमारा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल है टाइम के अंदर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है हमारा, और जो टाइम है वो हमारा t से डिनोट किया हुआ है। तो देख लीजिए x है तो x को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, l की पावर 1 से। ये भी हमारा x नोट है तो उसको हम करा l की पावर 1 से। अब ये v नोट इंटू टू है, तो इसको हमने कैसे किया, v नोट क्या हो गया, हमारी स्पीड हो गई, तो होती है एल टी माइनस वन। जो t हो गया हमारा टाइम हो गया, तो उसको हमने t से डिनोट किया। फिर हमारा हमारा हुआ हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर के अंदर एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट होती है एल टी माइनस टू, और टाइम की होती है टी माइनस टू। अब क्या हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर क्या होगा, टी की पावर 1 है, यहाँ माइनस 1 है, तो ये क्या होगी, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, यहाँ पर लेंथ ही रहेगी फाइनल हमारी, और जिन में टी माइनस टू है और ये टी टू है, तो ये क्या होगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट होगा, जो फाइनल रहेगा वो एल ही रहेगा। तो मतलब जो सेम डायमेंशंस की वैल्यू होती है उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये होमोजेनिटी होती है डायमेंशंस की। मतलब बोथ साइड में क्या हो गया, एल एल टी गेट कैंसिल्ड, हैंस दिस इज ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। तो इससे हमें पता लगा कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है हमारी। तो अगर डायमेंशनली करेक्ट है हमारी इक्वेशन तो वो हमेशा करेक्ट ही होगी किसी भी केस में। अब डायमेंशनल एनालिसिस पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जांपल है हमारा 2.15। इसमें क्या बोल रखा है, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारी हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी है, जहाँ एम क्या हमारा मास है बॉडी का, वी हमारी वेलोसिटी है और जी हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच हमारा हाइट है। अब हमें चेक करने की इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो उसको चेक कैसे करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, और दूसरी साइड है हमारे पास एम जी एच। अब इसको अगर डायमेंशन फॉर्मूले की फॉर्म में अगर लिखना चाहें हम, तो लिखते हैं इसको, मास होता है, मास का क्या होता है हमारा, इसका होता है एम,
एल वी क्या हमारा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन। अब इसका स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगेन हमारा मास है एम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सीलरेशन ही होता है, तो इसका होता है हमारा एल टी माइनस टू। फिर आता है हाइट, हाइट हमारी लेंथ ही होती है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से। अब जो एम है हमारा, अगर इसका हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एल स्क्वायर टी माइनस टू, यहाँ मिलेगा हमें एम। अभी जो एल है, ये एल और ये एल दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है, तो इधर वन पावर है इधर वन पावर है, दोनों ऐड होके क्या हो जाएगी एल स्क्वायर हो जाएगी, तो हो जाएगी एल स्क्वायर माइनस टी माइनस टू। और इस इक्वेशन को हम लिखें यहाँ पे एम एल टू टी माइनस टू विच इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू। अब क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है हमारी, वो क्या है इक्वेशन एकदम सेम है। जो डायमेंशनल इक्वेशन है हमारी दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ये जो इक्वेशन है हमारी ये क्या है डायमेंशनली एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2.16। इस एग्जांपल में क्या बोला गया है, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल विच इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट ऑफ स्पीड बी इज मीटर पर सेकंड and of acceleration is meter per second square. Which of the formula for kinetic energy given below can you rule out on the basis of dimensional argument? M stand for the mass of the body. अब इसमें क्या करना है हमें, जो एनर्जी है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बोलो या एनर्जी बोलो, उसकी हमें क्या करें डायमेंशन दे दी है। अब डायमेंशन देने के बाद क्या उससे हमें चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें करेक्ट है। अब फॉर्मूला चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस करेंगे इंडिविजुअल फॉर्मूले की। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी, हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम डायमेंशन एनालिसिस के फॉर्म में चेक करते हैं। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, फर्स्ट फॉर्मूले को हम जैसे कि चेक करें तो क्या होता है हमारा के इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी क्यूब। तो एम होता है एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर मतलब मास का स्क्वायर, ये हो गया हमारा एम स्क्वायर। और लेंथ हमारी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा लेंथ क्यूब एंड टाइम का भी क्यूब, तो ये आती है हमारी फर्स्ट वैल्यू इसकी। अब जो बी है हमारा, बी क्या बोलता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर बोलते हैं हमें बी को, तो हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे हम, तो मास है तो मास को हम लिखेंगे एम, वी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो एल स्क्वायर माइनस टी माइनस टू। थर्ड इक्वेशन है हमारी मास इंटू एक्सीलरेशन, तो इसको डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखे तो हम मास को लिखते हैं एम, एक्सीलरेशन होता है हमारा लेंथ पर सेकंड स्क्वायर, तो लेंथ का आ जाएगा एल, पर सेकंड स्क्वायर है तो टी माइनस टू, फिर डी है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम वी स्क्वायर मतलब मीटर, ये आ गया मास का एम, वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड है, तो इसका हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करना है, तो मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर एंड टी माइनस टू। अब जो फिफ्थ इक्वेशन है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम ए, इसमें क्या कर रहे हैं हम मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और यह हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन, तो अभी क्या इन दोनों की डायमेंशन अलग है, तो इनको हम डायमेंशनली इनकरेक्ट ही है ये इक्वेशन। जब दोनों इक्वेशंस की डायमेंशन सेम नहीं होती तब तक उनको हम क्या कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन उनमें परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो अब इसकी अगर देख रहा जाओ जैसे कि एम वी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होती है हमारी, ये हो जाएगी मास, वी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर, और जो एम ए है तो एम ए को लिखते हैं एम एल टी माइनस स्क्वायर। तो अब क्या है इन दोनों की जो डायमेंशन ही अलग है, तो इनको हमको ऐड कैसे कर सकते हैं, इनमें एडिशन हो भी नहीं सकता क्योंकि होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के अगेंस्ट में है ये हमारा। तो अब क्या हुआ हमारा जो एसआई यूनिट है जूल, ये होता है हमारा केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड का स्क्वायर। अगर इसको डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में अगर लिखे हम, तो केजी को कैसे लिखते हैं मास एम, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर एल टू, सेकेंड स्क्वायर मतलब टी माइनस टू। मतलब राइट हैंड साइड में तो हमारे और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में ये सेम होनी चाहिए हमारी। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें पता लग गया कि ये इक्वेशन आएगी हमारे, और राइट हैंड साइड में इससे मैच कौन सी इक्वेशन हो रही है हमारी वो चेक करना है। तो आप देखिए जो हमारी बी है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और जो डी है हमारी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये दोनों क्या है इससे मैच हो रही है हमारी। तो मतलब राइट हैंड साइड में हमारा आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू,
अब ये किससे मैच हो रहे हैं हमारे, बी से भी हो रहे हैं एंड डी से भी हो रहे हैं, तो इन दोनों में से हम सही कौन सा मानेंगे। तब होता क्या है, हमारा जो बी और डी है हमारा जो इक्वेशन है, ये क्या है हमारी डायमेंशनल एनालिसिस की अकॉर्डिंग तो ये करेक्ट इक्वेशन है हमारी, पर ये मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं इसको हमें चेक करने के लिए आगे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पर ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है इससे हमें पता लग गया कि जो 5 इक्वेशन थी, हमने 5 फॉर्मूले डेराइव किए थे जो भी काइनेटिक एनर्जी के थे हमारे, उसमें से कौन से फॉर्मूले दो हमारे हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी किस दो फॉर्मूले की है, तो बी और डी है, इसमें से क्या हमारा कोई एक फॉर्मूला है वो हो सकता है, बाकी सब क्या हमारे डायमेंशनली अगर जब इनकरेक्ट है तो मैथमेटिकली इनकरेक्ट तो होने ही होना है, वो तो डिसाइडेड है कि मतलब ये क्वेश्चन सारे गलत है, सिर्फ बी और डी ही गलत सही है हमारी। और बी और डी में से भी आपको और हम सबको हमने पढ़ा है काफी, आगे नहीं पढ़ा तो हमारा आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम डिनोट करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से। तो मतलब जो हमारी बी इक्वेशन है ये एकदम करेक्ट है, पर जो डी इक्वेशन है इसकी डायमेंशनल्स भी हमारे डायमेंशनली करेक्ट है डी इक्वेशन, पर मैथमेटिकली है कि नहीं है उसके हमें आगे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पर जो डायमेंशन एनालिसिस का जो बेस कंसेप्ट था हमारा कि हमारी जो डायमेंशन एनालिसिस से क्या पता लगता है मैथमेटिकल इक्वेशन हमारी करेक्ट है कि नहीं है, तो वो हमें इससे पता लगी कि बी हमारी जो इक्वेशन है ये करेक्ट इक्वेशन है हमारी। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 2.17। इस एग्जांपल में क्या बोला गया है, कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम having a bob attached to a string that oscillates under the action of force of gravity. Suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on its length L, mass of the bob m, and the acceleration due to gravity g. Derive the expression for its time period using the method of dimensions. अब क्या है, सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है हमें एक्चुअली, और सिंपल पेंडुलम के अंदर जो ऑसिलेशंस होते हैं हमारे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो सिंपल पेंडुलम के होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं टी से। तो हमें अब क्या करना है, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेके हमें क्या करना है, मैथमेटिकल इक्वेशन डेराइव करनी है इसकी। तो हमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे किस किस के, डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करता है हमारी, लेंथ की हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, तो लेंथ की हमें पता नहीं रिलेशन क्या है तो उसको हम एल की पावर एक्स रख देते हैं। जो मास है बॉब का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा, तो एम की पावर वाई, और जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा, तो जी की पावर कर देंगे हम, एक्चुअली इसको करते हैं हम जी की पावर कर देते हैं वाई, और एम की पावर कर देते हैं जेड। तब जब प्रोपोर्शनलिटी का हम जब साइन हटाते हैं तो क्या लिखते हैं हम, एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो टी इक्वल टू हम क्या कर देंगे के एल की पावर एक्स, जी की पावर वाई, एंड एम की पावर जेड। अब क्या करना है हमें, इसको डायमेंशनल फॉर्मूले की इक्वेशंस की फॉर्म में इसको मेंशन करते हैं। टाइम होता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो टाइम होता है टाइम को हम डायमेंशनल फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, उसका लिखेंगे हम एम नॉट एल नॉट टी। जो के हमारा कांस्टेंट है तो उसके हम कोई डायमेंशंस नहीं होते, डायमेंशन लेस होता है। एल की पावर एक्स, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे एल वन एक्स, जी की पावर वाई, जी हमारा क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको हम लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एल टी माइनस टू की पावर वाई। अब मास, मास को हम डिनोट करते हैं एम से, ये हो जाएगा एम की पावर जेड। अब क्या करते हैं हम इसको वापस लिखते हैं रंग से एम नॉट एल नॉट टी विच इज इक्वल टू, अब जो है ये जो ऊपर पावर होती है पावर को क्या करते हैं हम, जैसे कि एम की पावर वन है, इसको अगर ब्रैकेट से हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एम की पावर जेड, ये हो जाएगा हमारा एम की पावर जेड। यहाँ हो जाएगा एल की पावर एक्स है इधर, और इधर क्या हमारा एल की पावर वाई है, तो एल की पावर एक्स इंटू एल की पावर वाई। तो जब पावर्स, जब ये दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई में होती है तो उनकी जो पावर्स होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है हमेशा। तो ये हो जाएगी मेरे एल की पावर एक्स प्लस वाई। अब जो टी है, टी की पावर क्या हो जाएगी हमारी माइनस टू वाई। अब हमें करना क्या है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे आपस में। इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम की पावर इधर जीरो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या है, एम की पावर है जेड, तो जीरो इक्वल्स टू जेड। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, एल की पावर इधर जीरो है हमारे पास, और इधर क्या है एल की पावर एक्स प्लस वाई, तो जीरो इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई
इधर क्या टी की पावर 1 है हमारे पास, इधर क्या है हमारे पास टी की पावर -2y, तब क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू -2y। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1/2। अभी जो y की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 0 में, तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2, और जो z की वैल्यू हमारे पास क्या है ऑलरेडी 0 है। तो अब जो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है टाइम ऑसिलेशन का, तो उसके लिए क्या करेंगे हम x y और z की वैल्यू ओरिजिन जो फॉर्मूला था हमारा उसमें पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन थी हमारी, तो इसमें अगर हम x y और z की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है k इंटू एल की पावर x क्या आया हमारा 1/2, तो आ गया l की पावर 1/2। फिर आता है हमारा g की पावर क्या है हमारी y, तो y हमारे पास किसके पास आया है -1/2, तो ये आ जाएगा g -1/2। मास है m की पावर क्या है z की वैल्यू हमारे पास क्या मिली z इक्वल टू 0, तो हो गया m की पावर 0। इसको अगर और सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं k अंडर रूट ऑफ l/g, तो ये हो गया हमारा t इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ l/g। इससे हमने क्या किया, इसको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था हमारा इसमें ना डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से क्या किया हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला डेराइव कर लिया। पर अब जो k है हमारा ये क्या है हमारी कांस्टेंट है, अब k की वैल्यू हम डायरेक्टली डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डेराइव नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज करनी पड़ेगी। तो पर हमारा क्या है जो फॉर्मूला जो मेन जो फॉर्मूला है वो हमें डेराइव हो गया है, पर जो इसमें जो कांस्टेंट होते हैं इनकी वैल्यू हम मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन, इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। जो हमारा जो लेक्चर था इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर आपको पीडीएफ फाइल इसकी अवेलेबल हो जाएगी। तो थैंक यू वंस अगेन।